कुछ ना कुछ पढ़े हैं, सो नॉट टू वरी। नो, मेरी बात जो है ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात जो है ध्यान से सुनिएगा। बेटा आज मैं आपके साथ में क्या करने वाला हूँ, जो हमारे पास चैप्टर के अंदर में हमारे लेवल पे बची हुई चीजें हैं, मैं उनको अपनी तरफ से बेटा डिस्कस करने वाला हूँ, जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन से बचे हुए पॉइंट है छोटे-छोटे, ठीक है ना। आज हमारा डिस्कशन रहेगा। कल मैं आप लोगों के साथ में कल का मैं पूरा सेशन जो रखूंगा वो मैं आप लोगों के साथ, तो मुझे पता है यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन में कई बार बच्चों को चैप्टर करना होमवर्क टेस्ट आपको जिसमें बोलता सॉल्यूशन फाइल भी है, सॉल्यूशन वीडियो भी है, बट बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है होमवर्क क्वेश्चन से बच्चों को देखिए सर आप एक बार में वो चुका देना। तो मैं कल आप लोगों के साथ में पूरा सेशन डेडिकेटेड रख दूंगा, पूरा सेशन डेडिकेटेड रख दूंगा विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपके डाउट होंगे। सो नॉट टू वरी अबाउट, प्लीज नॉट टू वरी अबाउट, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन 22 में किसी का डाउट है, क्वेश्चन 22 पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको लगता है तो मैं आपके पास में पूरा डिस्कस कर दूंगा, नॉट टू वरी अबाउट, प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। बट आज का हमारा कार्य है, एक बार के लिए हमारी बची हुई चीजें हैं हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो मैं कल आपके साथ रखूंगा, मैं कल आपके साथ पूरा सेशन उसी पे डेडिकेट करूंगा, ठीक है ना। तो बीच में क्या होता है आप लोगों को एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। चलो अब मैं आगे आपके पास बेटा पॉइंट पढ़ता हूं। हमने लास्ट टाइम अपने पास क्या सीखा था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक हमारे पास में जो डेप्रिसिएशन नॉर्मल मेथड होता है, नॉर्मल मेथड क्या है कि जहां पर आप सिंपल एंट्री डालते हैं कि एसेट वही कम करते जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन टू एसेट, डेप्रिसिएशन टू एसेट आप करते हैं और वो एसेट ही कम होते जा रहे हैं जो मेजरली आपके पास होता है, जो मेजरली आपके पास होता है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है आपका एसेट कम होकर दिखता है और डेप्रिसिएशन पीएल में चले जा रहे हैं। अब इसमें जब बेचते हो, इसमें जब बेचते हो तो नॉर्मल कोर्स के अंदर में क्या होता है, ध्यान से मेरे पास जाओ। इसमें नॉर्मल कोर्स के अंदर में जब भी आप बेचोगे तो इसी अकाउंट में डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है, जब बेचोगे तो यही बाय बैक आ जाता है और बेचने में जो भी प्रॉफिट लॉस नहीं है। हां इस वाले केस के अंदर ध्यान से सुनना, इस वाले केस में नॉर्मली हमेशा ऐसे ही करते हैं, नॉर्मली हमेशा ऐसे ही करते हैं। हां अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोल देता है इस वाले मेथड के अंदर में क्या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बताओ, इस वाले केस में जो सबसे पहला था, इसमें रेयर केस में बोलता है, हार्डली आपके पास बोलता है, एक आधे क्वेश्चन आपको में लिखा होगा। तो वहां पर क्या करना है, मशीनरी डिस्पोजल का क्या पर्पस है, क्या मकसद है। अरे मशीनरी डिस्पोजल का एक ही मकसद है, एसेट के बेचने में प्रॉफिट लॉस जानना, और कोई मकसद नहीं। मशीनरी के बेचने में कितना प्रॉफिट लॉस हो जाना है तो उसके लिए आपके पास अकाउंट बनता है। तो ये बंदा किसी ने जिसने एसेट को बेचा जा रहा है प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, तो यहां पे क्या करेंगे मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन डाली, मशीनरी अकाउंट में, और आपके पास मशीनरी डिस्पोजल उसकी वैल्यू भेजी, बस मशीनरी डिस्पोजल भेजी, ठीक है ना। अब मशीनरी डिस्पोजल में आपने वैल्यू भेजी और वहां जाके लिखना है बाय बैंक ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो जो बाय बैंक लिखा होता है और जो प्रॉफिट लॉस है फिर कहां जाएगा, मशीनरी डिस्पोजल में, तो वैल्यू यहां से ट्रांसफर होगी। पर ये कब करेगा अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा, वरना नॉर्मल आपके पास हमेशा हमेशा कौन सा होता है, वरना हमेशा हमेशा ऐसे ही कर दिखाते। अब हमने सीखा था जो सेकंड वाला था व्हिच इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको लेकर हमने लास्ट में अपने पास बात करी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है जहां पर में एसेट अकाउंट अलग है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग है, एसेट अकाउंट अलग है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग है। तो हम क्या करते हैं एसेट अकाउंट में सिर्फ कॉस्ट पड़ी और जो हमारी हर साल की डेप्रिसिएशन कहां चलती जा रही है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आती जा रही है। तो कहीं तक बात करते हैं बाय डेप्रिसिएशन मतलब इकट्ठी होती जा रही है। अब यहां पे कॉस्ट अलग अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो हम क्या करते हैं जब एसेट को बेचते हैं, जब एसेट को बेचते हैं तो उसकी जो एसेट को बेचा जा रहा है उसकी जितनी वैल्यू है कॉस्ट है और जितनी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है वो यहां से निकल के चली जाएगी मशीनरी डिस्पोजल में और यहां जाके लिख दोगे बाय बैंक ऑफ प्रॉफिट लॉस। ये एक मेथड है जो ज्यादा पॉपुलर है, इस केस में ज्यादा पॉपुलर ये है, मतलब ज्यादा मतलब बेटर रहता है इससे कर दे तो आपके लिए कन्वीनियंट होता है। अगर आपको लगता है अकाउंट नहीं मांगा और आप नहीं बनाना चाहते तो आप नेट भी कर सकते हो, व्हिच मींस क्या मशीनरी डिस्पोजल ना बनाओ, आप जो डेप्रिसिएशन थी वो मशीनरी अकाउंट में ले जाओ और वहां पे बाय बैंक ऑफ प्रॉफिट लॉस। बट दिस इज नॉट दैट, मैं बोलूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉलो करें, मतलब करना चाहते हो कर सकते हो, अगर मशीनरी डिस्पोजल मांगा तो पक्का ही करो, नहीं मांगा तो आपकी मर्जी, नहीं मांगा तो आपकी मर्जी, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड मैंने आपको बेटा दो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन क्लास में कराए थे, एक में क्या था विदाउट डाटा मेंटेन नहीं हो रहा, एक में मेंटेन हो रहा है, पूरा डिटेल में समझाता। फिर पेपर वाला क्वेश्चन भी था पूरा 10 नंबर का जो आप बच्चों ने करा था जबरदस्त, इसमें डब्ल्यूडी मैथड था, डब्ल्यूडी की वजह से बहुत मजा आता है, डब्ल्यूडी की वजह से दिमाग चलना चालू हो जाता है, डब्ल्यूडी जैसे आता है तो पूरी डिटेल में डिस्कशन हुई थी हमारी उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। चलो अब अपने पास आगे बढ़ते बेटा, हमारा एक क्वेश्चन और पढ़ाई से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हाउएवर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बोलता हूं क्योंकि यहां पे हल्का सा आपका कॉमन सेंस आई। क्या सभी बच्चों में कॉमन सेंस है, क्या सभी बच्चों में, मेरे प्यारे बच्चों में कॉमन सेंस है, हां कॉमन सेंस तो माता वहां पर बहुत कॉमन सेंस है, बहुत कॉमन सेंस। हां ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों में कॉमन सेंस है। तो बेटा यहां पे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, क्वेश्चन 12 में अ फर्म की प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट 31 दिसंबर 21 कहता है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट जो ईयर बाय परचेज ऑफ दे रखा है वो दिया। अब अल्टीमेटली यहां पे उसने क्या किया, हमें कॉस्ट और एक्यूमुलेशन अलग दे रखी है, उनका दोनों का अकाउंट अलग दे रखा है और उनकी वैल्यू दे रखी है, कह रहा है ये दे रखी है इनकी कॉस्ट और ये दीजिए रखी की भी डेप्रिसिएशन, ये दीजिए रखी की भी डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इस केस के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों उसने मुझे क्या दिया, दे रहा है ये तारीख 31 दिसंबर 21, पर मैंने तो मशीनें बहुत हो सकता है पिछले सालों में खरीदी होगी, तो मैंने कभी 2005 में खरीदी थी, 2011 में भी खरीदी थी, 12 में भी, 13 में भी, 20 में भी, 21 में भी। ये इन सबकी क्या है कॉस्ट है, ये इन सबकी क्या है कॉस्ट है और ये इन सबकी इकट्ठी की भी डेप्रिसिएशन। ये आपके पास इनकी क्या देखिए कॉस्ट कितने कितने में खरीदा था और ये इनकी आज तक कितनी कितनी डेप्रिसिएशन इस पे लग चुकी है, कितनी कितनी डेप्रिसिएशन इस पे लग चुकी है। कहता है जो डेप्रिसिएशन का रेट है ना, जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो रेट दिया हुआ है वैसे 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का कौन सा मेथड हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। हमारा डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 10% ऑन कॉस्ट, ठीक है ना, 10% ऑन कॉस्ट हमारा डेप्रिसिएशन का रेट है। कहता है कंपनी की पॉलिसी है कि हम ये मानते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि सारी की सारी परचेज या जो बेचना होता है वो 30 जून को ही होता है इन द रिलेवेंट ईयर। कहता है ये मानते हैं कि अब चाहे हो सकता है साल के कभी 2 महीने बाद ऐसे को खरीदो, 4 महीने बाद बेचो, हम अपने कन्वीनियंस के लिए ये लेके चलते हैं कि महीनों में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाएगा, 6 महीने 5 महीने लगाएंगे, 3 महीने लगाएंगे, जो क्वेश्चन में करते हैं। कहता है ये मानते हैं कि जो भी सेल परचेज है वो साल के मिडल में होती है, ताकि वो किसी भी डेट हो हमारे लिए वो साल का मिडल, बट इज द परचेज बट इज द सेल, हम एक्चुअल डेट नहीं लेते, कौन सी डेट लेते हैं 30 जून लेते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रिसाइज डेट जिस पे वो इवेंट्स होते हैं। अल्टीमेटली बट इज द परचेज बट इज द सेल, क्योंकि हमारा ईयर जनवरी टू दिसंबर है तो हम साल का मिडल लेते हैं, मतलब हम सेल परचेज कब मानते हैं, परचेज हो या सेल हो वो क्या मानते हैं, मिडल ऑफ ईयर। हम एग्जैक्ट डेट नहीं लेते, हम एग्जैक्ट डेट नहीं लेते, ठीक है ना। क्योंकि बता रहा है इस पूरे साल में 2022 में हमारी कुछ ट्रांजैक्शन थी जिसमें एक एक करके पढ़ूंगा, जिसमें एक एक करके पढ़ूंगा। हमसे एक्चुअली में क्या मांग रहा है, इन साल की डेप्रिसिएशन बतानी है बेसिकली ईयर एंड 31 दिसंबर 22 की, और हमारा प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो कहां जाता है, आपका सेपरेट आइटम के तौर पे दिखता है। हमसे क्या क्या मांग रहा है, प्लांट मशीनरी का अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट और सेल डिस्पोजल का अकाउंट, दैट इज मशीनरी डिस्पोजल, वही तीन अकाउंट मांग रहा है, कॉस्ट एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीन डिस्पोजल। इन पे मैं बाद में आता हूं, इन पे मैं बाद में आता हूं, प्लस डोंट वरी, ठीक है ना। हमें कल की डेप्रिसिएशन बतानी है, जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं यहां पर, हमारा अभी मैं क्वेश्चन में बिगिन वाली बात नहीं करता, क्वेश्चन में जो मांगा उस पे नहीं आता। मैं आपसे कहता हूं आपने सिर्फ क्वेश्चन पे देखना 2022 को मत देखो, 2021 तक का मेरे साथ सही बच्चे देखो और बताओ ये अगर एसेट मैंने 2005 में खरीदा था, क्या एक एसेट जिसको मैंने 100 रुपए पे खरीदा क्या उस पे 100 से ज्यादा की डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, बस इसका जवाब दे देना मुझे। क्या एसेट जिसको 100 रुपए पे खरीदा क्या उसको 100 से ज्यादा की कभी डेप्रिसिएशन लगा सकते हो या मैक्सिमम 100 की ही लग सकती है, तो कितना। कोई एसेट मैंने 100 रुपीस का खरीदा क्या उस पे 100 से ज्यादा की डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, मैक्सिमम 100 पे तो खत्म कर रहा है। एक तरीके से कॉस्ट में डेप्रिसिएशन उससे ज्यादा थोड़ा लगाते चलिए, ये थोड़ा सा 12 साल 15
साल 20 साल हो गए तो डिडक्शन लगाते चलोगे। सेम तरीके से इस क्वेश्चन में यही हो रहा है। यहाँ पे ये एसेट देखो 2 लाख का है, ये 2005 में खरीदा। पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन समझो फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें 2 लाख ऑलरेडी डिडक्शन लग चुकी है, 2 लाख मतलब इसमें 100% डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुकी है, क्योंकि 2005 में खरीदा था, 5 में खरीदा था भाई इस एसेट को। आज 21 आ गया, 15-16 साल हो गए, रेट है 10%, रेट है 10%, तो मैक्सिमम तो 10 साल की लगेगी ना डिडक्शन, जो भी लगेगी मैक्सिमम 10 साल की लगाओगे, तो इसलिए इस पे नहीं है। सेम तरीके से जो अगले वाला एसेट है वो भी 11 में खरीदा था, तो उसमें भी तो ऑलरेडी 100% डिडक्शन लग चुकी है, देखो 100% लग चुकी है डिडक्शन। अगले वालों में थोड़ा ध्यान से, अगले वालों में थोड़ा ध्यान से, बच्चा यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता, इसलिए मेरे को क्या आप लोगों को टाइमलाइन से समझाना पड़ता है। प्लीज समझने की कोशिश करना। मेरे पास में ध्यान सुनते हो, ये साल का मान लो 1 जनवरी 2011, ये है फिर 1 जनवरी 12, ये 1 जनवरी 13। अब यहां पर मैं ध्यान सुनते हो 31 दिसंबर 21 को आए हुए हैं, 31 दिसंबर 21 को आए। नौ जो एसेट 2011 में खरीदा था, ये वाले ये 3 लाख के खरीदे थे, ये कौन सी डेट को खरीदे होंगे सर? खरीदे तो मिडल में होंगे ना, 30 जून को, 30 जून को खरीदे होंगे। बताओ इन पे आपके पास में इस तारीख तक कितने साल हो चुके हैं? कितने साल हो चुके हैं सर? ऑलरेडी 30 जून 11 से लेके आपके पास 31 दिसंबर तक ऑलरेडी इन पे 10.5 साल हो चुके हैं। कितने साल हो चुके हैं? 10.5 साल हो चुके हैं। तो क्या हमें हर एसेट कब खरीदते? 30 जून को खरीदते हैं। हमारे लिए डेट 30 जून, अगर 30 जून को खरीद रहा हूं तो उसमें ऑब्वियस सी बात है 30 जून 11 से लेके 31 दिसंबर 11 तक 10.5 साल हो चुके हैं। तभी मैं मैक्सिमम डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 100% लगा चुका हूं, 100% लगा चुका हूं डेप्रिसिएशन पे, ठीक है ना? सेम तरीके से अब मैं आपसे कहता हूं भाई, आप क्या ऐसा हो सकता है 1 साल की, बेटा मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर 1 ईयर की डेप्रिसिएशन का रेट 10% स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके एसेट की मैक्सिमम लाइफ कितनी है? अगर 10% लगा रहे हो तो आपके एसेट पे मैक्सिमम डिडक्शन लगेगी वो 10 ईयर से तो लगेगी ना, क्योंकि 10% है तो 10 सालों में 100% लग जाएगी। अब आप अगर 11 साल की पढ़ाई 12 साल की पढ़ाई लगाओगे तो 100% उससे ऊपर थोड़ा फिर पढ़ा है उसमें डिडक्शन नहीं लगेगी, पढ़ा है तो डिडक्शन नहीं लगेगी ना। एसेट गोडाउन में है मतलब फैक्ट्री के अंदर पड़ा है, पर उसमें डिडक्शन नहीं लगेगी क्योंकि मैक्सिमम 10 साल लग सकती है। अगर 10% रेट है तो 10% पे 10 सालों में 10% 100% खत्म हो, तो इसमें 10.5 साल हो चुके हैं। ये ना अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूं कि आपका क्वेश्चन इतना इजी कर देगा बाद में, नहीं अच्छा ये अंडरस्टैंडिंग तो सबने देखी ना, इसी से हमारा क्वेश्चन आसान। मुझे बताओ जो एसेट हम 2012 में खरीदा था, ये 2012 के कब खरीदा होगा सर? 2012 के मिडल में खरीदा होगा, तो आपके पास ये खरीदा होगा इस दिन 30 जून 12 को। मुझे बताना सभी के सभी बच्चे इस एसेट पे अब बता कितने सालों की डिडक्शन लग चुकी होगी, सोच के बताना कितने साल हो चुके हैं। क्वेश्चन 31 दिसंबर 11 तक कितने साल हो चुके होंगे? अगर 30 जून 12 को जो खरीदा होगा, अरे 2012 में खरीदे थे तो ऑब्वियसली बात है 2012 के मिडल से लेके मतलब अल्टीमेटली जो है तब तक 9.5 साल बन गए, 9.5 साल बन गए। तो 9.5 के हिसाब से इस पे ऑलरेडी कितनी डिडक्शन चार्ज हो चुकी है? यानी कि 95%, क्योंकि अगर 1 साल की 10% है तो 9.5 साल की 95% होगी ना, 9.5 साल की 95% होगी ना, इससे 9 साल 6 महीने की डिडक्शन ऑलरेडी लग चुकी है। तो आप खुद देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर में जो वैल्यू दे रखी है ये इसका 95% है, 9.5 साल की, मतलब ये डेप्रिसिएशन इसका 95% है। इस एसेट पे 9.5 साल की डिडक्शन लग चुकी है ना, इस एसेट पे 9.5 साल की डिडक्शन लग चुकी है। यस अच्छा, जो 2013 में खरीदा होगा, 13 में खरीदा होगा तो 2013 के मिडल में होगा, ये खरीदा होगा 30 जून 13 को। अब जो 30 जून 13 को खरीदा होगा उसमें कितने की लगी होगी? तो उस पे लगी होगी 30 जून 13 से लेकर 8.5 साल की, 8.5 साल की, बिल्कुल सही। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, कि आपको क्वेश्चन को करने में देखना कितनी आसानी लगेगी, यानी कि 85% डिडक्शन लग चुकी है इस पे, 8.5 साल की लग चुकी है। आप चेक भी कर सकते हैं कि जो वैल्यू दे रहा है वो 8.5 साल की लगी है डिडक्शन। मुझे मेन ये तीनों साल का ही समझाना था, क्योंकि अभी आप आगे जाके गलती करोगे जब मैं आपसे पूछूंगा। तो इस पे 8.5 साल की डिडक्शन लग चुकी है, विच मींस 85%। आप चेक कर लीजिए इस पे 85% डिडक्शन लग चुकी है, ठीक है ना, 8.5 साल की। अच्छा इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे तो 1.5 साल की लगी होगी 20 वाले पे, क्योंकि 20 की आधे साल की और 21 की पूरे साल की, और इसमें आधे साल की लगी होगी, ये लास्ट ईयर खरीदा है इस पे आधे साल की लगी। आप चेक कर सकते हैं कि ये इसका 1.5 साल की डिडक्शन बन रही है, ये इसकी आधे साल की डिडक्शन बन रही है, बस बिल्कुल सही हो गया। क्या यहां तक क्लियर? ये हमारा ओपनिंग है, पहले मैंने ओपनिंग को चेक करा है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग चेक करें। अब मुझे क्या करना है, इस साल की घटनाओं को देखना है। अब मुझे इस साल की घटनाओं को देखना है, अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। क्या मैं आगे मेन क्वेश्चन पे चल सकता हूं? यस। अब कहते हैं 2022 में ये ट्रांजैक्शंस आपकी हुई है, ये ट्रांजैक्शंस आपकी, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस आपके पास हुई? कहता है एक तो आपने इस साल में परचेज करा है, कितने का नया प्लान? 15 लाख, ये न्यू परचेज। बताओ न्यू परचेज कब होगी, इसमें कितने पीरियड की डिडक्शन लगेगी? मैं मान जाऊंगा, तुमने जवाब दे दिया, मैं मान जाऊंगा तुमने जवाब दे दिया। नया प्लान इस साल खरीदा, इसमें कितने पीरियड की डिडक्शन लगाओगे? अरे जो नया खरीदा है साल के मिडल में खरीदा है तो ऑब्वियसली इस पे आधे साल की लगाएंगे ना। हमारा जो भी बिकता है, जो भी खरीदते हैं वो साल के मिडल नहीं होता, तो ऑब्वियसली बात आधे साल की लगाएंगे, 6 महीने की लगाएंगे। ये तो नया खरीदा। अच्छा अब कोई बेचे भी है, ये सेल, इन पे ध्यान से, कौन कौन से वाले सालों के एसेट को बेचा है, कौन कौन से वाले सालों के एसेट को बेचा? देखो कहते हैं एक प्लान जो 2011 में खरीदा था 170 का, उसे स्क्रैप कर दिया, तो इसकी जीरो पे बेचा। स्क्रैप मतलब जीरो, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। एक प्लान जो 2012 में खरीदा था 90,000 को, उसे बेचा 5,000 को, और एक प्लान जो 2013 में खरीदा था 240 का, उसे बेचा 15,000 में। ये सेल भी कब होगी? सारी सेल होगी 30 जून को, सारी सेल होगी 30 जून, मतलब साल के मिडल में होगी, ऑब्वियसली बात है। खरीदना बेचना साल के मिडल में, उसने आसान कर दिया, आसान कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा मेन पार्ट जो क्वेश्चन में शुरू होने जा रहा है, ध्यान से, सॉल्यूशन नंबर 12। मेरे को बतानी है बेटा डेप्रिसिएशन सबसे पहले और ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22। तो मेरे पास एसेट्स पड़े हैं बहुत पहले से, मेरे पास एसेट्स पड़े बहुत पहले से, ठीक है जी। और यहां पर मेरे पास एसेट पहले से पड़े, तो मुझे बताओ एक एसेट है 2005 से, फिर मेरे पास 11 12 13 20 21, 11 12 13 20 21 और एक जो है 22 में खरीदा। मुझे इन सारे एसेट इकट्ठे करके जाननी है कि मेरी टोटल डिडक्शन इस साल की कितनी बनेगी। मुझे हर एसेट का देखते जाना और बताना, मुझे हर एसेट का देखते जाना और बताना है कि कैसे निकलेगी। मैं आपके साथ मुश्किल वाले मैं बताऊंगा, आसान वाले आप बताओ, ठीक है।
मुश्किल वाले मैं बताऊंगा, आसान वाले आप बताओगे। चलो 2005 सबसे मुश्किल साल है, इस एसेट पे इस साल कितनी डिडक्शन लगेगी? अरे सर इतना मुश्किल है तो आप ही बता दो। चलो जो 2005 में खरीदा था उस पे तो ऑलरेडी 100% डिडक्शन लग चुकी है भाई, उस पे क्यों लगेगी? उस पे क्यों लगेगी? वो तो ऑलरेडी 100% डिडक्शन हो चुका है, उस पे डिडक्शन लगनी बंद हो चुकी है, तो उस पे कोई डिडक्शन नहीं है, नहीं है, उस पे कोई नहीं लगेगी, ठीक है, उस पे कोई नहीं लगेगी। ओके 4 सालों की मैं बताऊंगा, 3 सालों की तुम बताओ, मुश्किल वाली मैं बताऊंगा। ये हो गया 2020 वाले की मैं बताने जा, 20 वाले की 11 12 13 की तुम बताओ। 20 वाले का 5 लाख का एसेट था, बताओ इस साल कितनी लगेगी? सर इस पे तो पूरे साल की लगेगी, जो हमने एसेट 2020 में खरीदा था 5 लाख की, उस पे तो इस साल की पूरे साल की लगेगी ना, तो इस पे तो 50,000 बनेगी पूरे साल की, पूरे साल यूज हुआ एसेट, ठीक है। 2021 में भी जो खरीदा था हमने 3 लाख का, उस पे पूरे साल की लगेगी, उस पे पूरे साल की लगेगी। ओके मुश्किल वाले मैं बता रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल वाले है, 30,000 इनको पूरे साल की लगेगी, इस साल की पूरे साल की लगेगी ना। 20 में खरीदा, 21 में खरीदा, हाँ जो इस साल यहाँ खरीदा है 15 लाख का, जो इस साल खरीदा है 15 लाख का, तो 15 लाख वाले में कितनी मिनट की लगेगी? सर इस पे तो मैं बताऊंगा मुश्किल वाला है, मुश्किल वाला मैं बताऊंगा 10% 6 महीने की लगेगी, लोगे क्यों? क्योंकि सर मिडल में खरीदा है भाई, मिडल में खरीदा तो इस साल की लगेगी ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। चलो भाई सारे मुश्किल वाले मैंने बता दिए, अब आसान वाले तुम बताओ, आसान वाले तुम। बेटा सिंपल सी बात है, जो ऐसे 2005 का खरीदा था वो तो 100% लक्ष्य हो चुका है, उसमें क्या लक्ष्य लगेगी? जो 20 और 21 के पड़े उनपे तो पूरे साल की लगेगी, वो तो पूरे साल की पहले के पड़े, और जो 22 में उस पे 6 महीने की लगेगी। तब वाले मैंने बता दिए, आसान वाले तुमसे पूछेगा, आसान वाले तुमसे पूछेगा, ठीक है। पहले 2011 की बात करते हैं, 9 2011 वाला वैसे तो मैं अगर में ज्यादा ही आसान, इसमें भी 100% डिडक्शन ऑलरेडी लग चुकी है, इसमें भी 100% डिडक्शन ऑलरेडी लग चुकी है, वैसे इसमें से बेचा भी है वो बात अलग है, उसका मुझे क्या लेना देना, जब इसमें ऑलरेडी लग चुकी है 100%, इस पे साल लगेगी नहीं, तो 2011 वाले में लगेगी नहीं, ये ऑलरेडी 100% डिडक्शन हो चुकी है, ऑलरेडी 100% डिडक्शन हो चुकी है, तो इन पे कोई नहीं आएगी, चाहे बेचा हो चाहे आपके कुछ भी हो, चाहे ना बेचा, ना बेचा। ओके नाउ कम्स 2012 वाला, ध्यान से बताना तुमने, ध्यान से बताना, ये तुम्हारे वाले 2 साल तुम्हारे वाले। 2012 में टोटल में 10 लाख का एसेट था, जिसमें इतनी डिडक्शन ऑलरेडी लग चुकी है। अच्छा इसमें से हमने 90,000 वाले को बेचा भी है, मुझे बताओ 90,000 वाले को जो बेचा है इसको कब बेचा होगा? साल के मिडल में, इसको कब बेचा होगा? साल के मिडल में, तो जब आपके पास साल के मिडल में बेचा होगा तो उसमें तो कितने दिन की डिडक्शन लगेगी? सर आधे साल की लगेगी, तो 90,000 वाले पे जिस हिस्से को बेचा है उस पे तो आधे साल की लगेगी, ठीक है ना। और जो बचा रहेगा एसेट, बचा कितना रहेगा? 10 लाख में से अगर 90 वाले को बेच दिया, 10 लाख में से अगर 90 वाले को बेच दिया तो कितने का बच गया? 9 10 का, इस पे 10% लगेगी यार, इस पे 10% पूरे साल की लगेगी, सोच के बता यार, इस पे 10% पूरे साल की लगेगी, सोच के बता भाई, ऐसे तो पूरे साल यूज हुआ है। अरे सर कैसे पूरे साल की लग जाएगी सर, कैसे पूरे साल की लग जाएगी सर? सर कॉमन सेंस लगाएंगे, हमारे पास कॉमन सेंस है, हमारे पास कॉमन सेंस है, इस पे पूरे साल की कैसे लग जाएगी? भाई साहब ये किसने कराया था तुम्हारे को? इसी ने तो कराया था, इस पे 9.5 साल ऑलरेडी लग चुकी है, इस पे मैक्सिमम लगनी ही आधे साल की है, चाहे तुम बेचो चाहे तुम ना बेचो लगनी आधे साल की है, क्योंकि ये उसका 10वां साल है भाई, ये उसका 10वां साल है, चाहे तुम्हारे पास पूरा साल पड़ा रहा, चाहे तुमने बेच दिया, चलो जो बेचा वो मिडल में बेचा, चाहे नहीं बेचा, लगाओगे तो आधे साल की ना, लगाओगे तो आधे साल की ना, तो आपके पास इस हिस्से में भी आधे साल की लगेगी ना। कहने का मतलब ये मैक्सिमम 50 बननी है डिडक्शन, सिंपल। आप तो पड़ा है ना, इस पे आपकी मैक्सिमम लगनी है आधे साल की है, मैक्सिमम 0.5 ईयर, 9.5 साल निकल चुके, 9.5 ईयर्स बस। तो चाहे तुमने एसेट जो है जिसको बेचा, चाहे तुमने एसेट जिसको नहीं बेचा, लगनी तो आधे साल की है, लगनी तो आधे साल की है ना। तो हमारे पास में आप दोनों को मर्ज करके लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप दोनों को मर्ज करके लिख दीजिए, आप इसको अलग अलग मत करके दिखाइए, आप इसको अलग अलग करके मत दिखाइए, आप सिंपली क्या बोल सकते थे? आप सिंपली कह सकते थे मैं 10 लाख पे ही 10% आधे साल की लगाऊंगा, आप ऐसे भी लिख सकते थे 50,000 इस पे लगनी है आधे साल की। भाई साहब मैं मान जाऊंगा, तुम अगले वाले का मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा इस 7 लाख के एसेट में से 240 वाले को बेचा, एक 2013 7 लाख के एसेट में से 240 वाले को बेचा, बताओ 240 का कब बेचा होगा? सर 240 का साल के मिडल में बेचा, बेटा जिसको बेचा है उस हिस्से में तो कितने मिनट की लगेगी? 6 महीने की लगेगी ना, जिस हिस्से को बेचा उसमें तो 6 महीने की लगेगी ना। हाँ सर जिस हिस्से को बेचा उसमें तो 6 महीने की लगेगी ना। हाँ अब जिस हिस्से को नहीं बेचा, जिस हिस्से को नहीं बेचा वो कितना बच गया? 7 लाख में से 240 वाला अलग कर दो तो कितना बचा? 460 बचा ना, जो बाकी हिस्सा है जो बचा रहेगा उस पर कितने मिनट की लगेगी? पूरे साल की, उस पर कितनी लगेगी? पूरे साल की, तो कितना बन जाएगा? 12,000 प्लस 46 कितना हो गया? 58,000। बेटा मैं आपको बताऊं सारे का सारा झोल इसमें ही था, इन तीन में से इसी में से कुछ बचे हैं, इसी में से कुछ बेचे हैं। नाउ ध्यान से मेरी बात को समझो, बेटा जो भी खरीदा बेचा है क्वेश्चन ने साफ बोला था 30 जून को बेचते हो या 30 जून को खरीदते हो, तो ऑब्वियसली जब बेचा तो इस साल के आधे साल की लगाओगे ना, और जिस हिस्से को नहीं बेचा उसे पूरे साल की लगाओ भाई, ऐसी बात उसने बोला है जो भी खरीदना बेचना है वो सारा मिडल ऑफ द ईयर होता है, वो सारा मिडल ऑफ द ईयर होता है। नाउ मेरी बात ध्यान सुनो, हमारे लिए ये टेबल अगर जिसको समझ आया ना वो सबसे आसान था उसके लिए, तभी मैंने पहले आपको ये समझाया कि कितनी कितनी ऑलरेडी लग चुकी, जिस एसेट को आपने खरीदा ही 2011 के मिडल में था उसमें तो बेटा आज तक लगी चुकी है ना, अब वो पड़ा है नहीं पड़ा है उस पर लगनी ही नहीं डिडक्शन, क्यों? उसके 10.5 साल हो चुके थे, उस पर 100% डिडक्शन लगनी थी, ऑलरेडी लग चुकी थी, तो उसको कुछ लगनी नहीं थी डिडक्शन, उस पर डिडक्शन लगनी नहीं थी, बात खत्म हो गई। जो एसेट हमारे पास में 2012 में खरीदे थे उस पर ध्यान से सुनो, उस पर ध्यान सुनो, आपके पास 2012 में जो खरीदे थे उस पर 9.5 साल की लग चुकी, अब चाहे आप अपने पास में, चाहे आप अपने पास में उस एसेट को पूरे साल आपके गोडाउन में पड़ा है, चाहे आपने उसे बेचा है, आपके पास ऑब्वियसली जो है ऑब्वियसली जो इस पे लगनी है आधे साल की, क्यों आधे साल की लगनी, क्यों आधे साल की लगनी? वो इसलिए आधे साल की लगनी है यार, क्योंकि उस पे 9.5 साल की ऑलरेडी डिडक्शन लग चुकी है, ऑलरेडी आपके पास इतनी लग चुकी है, ऑलरेडी इतनी लग चुकी है,
तो उसके पास में सिंपल सी बात है, चाहे जो बेचा उस पर भी आधे साल की और चाहे जो बचा रहेगा उस पर भी आधे साल की ही लगेगी। अब टोटल में ही कह सकते थे, क्योंकि उस मैक्सिमम आपने खुद मेरे को जवाब दिया था, जो एसेट 100 रुपए का खरीदा है उस एसेट पे 100 से ज्यादा की डिडक्शन नहीं लग सकती। आपने बोला था, मैंने तो नहीं बोला था, आपने कहा था जो एसेट 100 का खरीदा उस पे 100 की डिडक्शन लगेगी, ठीक है। अब जो अगले साल एसेट था, ध्यान से सुनना, इस 7 लाख के एसेट में से बेचा तो 240 वाला है ना भाई, 7 लाख के एसेट में से बेचा तो 240 वाला है, ठीक है। जब 7 लाख के एसेट में से 240 वाला बेचा है, बेटे 240 वाले पे 10% 6 महीने लगेगी ना, साल की मिलेगी। बच्चा कह रहा है इस पे 1.5 साल की लगा दो, नालायकों की टोली इकट्ठी हो गई है। बेटा मैं 2022 की निकाल रहा हूं, तो एक साल में क्या मैं 1.5 साल की डिडक्शन निकाल सकता हूं? अरे भगवान, बच्चे कह रहे हैं 2022 नहीं 1.5 साल की लगा दो। फिर तो बेटा तुम्हें कहना चाहिए था इस वाले पे तुम 8.5 साल की डिडक्शन लगा दो, इस वाले पे 9.5 साल की लगा दो, फिर इस वाले पे पूरे 10 साल की क्यों नहीं लगा दी, एक ही बार क्यों नहीं लगा दी? भगवान मुझे बचा ले इस बात से प्लीज। भाई 2022 में निकाल रहा हूं, कितनी डिडक्शन होगी 2022 में निकाल रहा हूं। तो बेटा जिस एसेट को बेचा है उसको तो मिडल में बेचा 30 जून को, अब उस पर तो 6 महीने की लगेगी, उसमें तो 6 महीने की लगेगी ऑब्वियसली, क्योंकि बेचा कब जा रहा है 30 जून को, साल के मिडल में बेचा, तो भाई 6 महीने की डिडक्शन लगाओगे ना इस पे, तो 6 महीने की लगाओगे। और जो एसेट नहीं बेचा वो पड़ा है उस पे पूरे साल की लगेगी, उस पे पूरे साल की लगेगी, उस पे अगले साल जाके आधे साल की लगेगी ना, उस पे अगले साल जाके आधे साल की लगेगी ना, इस साल पूरे साल की लगेगी ना। जो 2020 में खरीदा था ऑब्वियसली वो 2020 में पड़ा है, उस पे पूरे साल की लगेगी। जो 2021 में खरीदा उस पे भी पूरे साल की लगेगी, ये तो पूरे साल यूज हुए, ये तो पूरे साल यूज हुए, इनमें क्या दिक्कत है? इतना वाले के भी तो अभी तक 8.5 साल ही तो हुए थे, अभी तो 8.5 साल हुए थे, तो जिसपे 8.5 साल हुए थे उस पे तो जो नहीं बेचा उस पे तो पूरे साल की लगेगी ना, और जो एसेट आपके पास में है बेचा उसका आधे साल की लगेगी। मजे की बात थी 2012 वाले की, उसमें चाहे बेचा है चाहे नहीं बेचा है, आपके लग रही आधे साल की थी, 5% की तो लगी थी, 9.5 साल की लग चुकी है, 9.5 की तो लग चुकी है। और जो 21 में खरीदा था तो लास्ट ईयर खरीदा था, तो लास्ट ईयर इस पे आधे साल की लगी थी, ये लास्ट ईयर के मिडल में खरीदा था, इस साल तो पूरे साल की लगेगी ना 21 वाले में भी, और जो इस साल का है उस पे 6 महीने की लगेगी, तो मिडल में खरीदा। देखो मैं आपको सच्ची बता सकता हूं, दिस इज द मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम टाइम्स आई हैव रिपीटेड, मैक्सिमम टाइम आई हैव गिवन टू दिस कैलकुलेशन एंड मैक्सिमम टाइम्स आई हैव रिपीटेड द कंप्यूटेशन ऑफ ईच ईयर। जैसे मैं बच्चों के सामने ये बना देता था ना, उसका किसी बच्चे को कभी आज तक किसी बैच में यहां पे डाउट नहीं आया, सच्ची बता रहा हूं। जब मैंने ये बनाया है बच्चों के लिए तो उसके बाद किसी को डाउट नहीं आया, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए क्या महान बच्चे हैं, आज की जनरेशन जेन जी है, उन बच्चों को फिर भी ये बता दिया कैसा क्यों हुआ। अब उसके बाद तो भैया राम भरोसे हम सारे चलेंगे ईमानदार की तरफ चलेंगे बेटा, हम सारे इकट्ठे ही चलेंगे ईमानदार की तरफ, ठीक है। वहां पे जाएंगे, वहां पे अपने पास में क्या करेंगे, कुछ कुछ करते रहेंगे, ताकि आप बच्चों के लिए मैं पूरी तरीके से क्या करूं, भगवान का नाम लेंगे, वहां बैठेंगे, जड़ी बूटियां खाएंगे, उससे हो जाएगा। अब बेटा मैं इसे और एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिसको लग रहा है ओवर एक्सप्लेन वो मतलब जिसको लग रहा है कभी भी नहीं समझ आओ पीछे वीडियो को लेके जाओ दोबारा समझ आ जाए, ठीक है। आप बच्चे बंसी में मिलेंगे मैं, ठीक है ना। तो बेटा 2011 वाले पे ऑलरेडी 100% लग चुकी थी, उस पे तो लगनी नहीं थी, इस पे लगनी ही आधे साल की थी, क्योंकि आपके पास 9.5 साल की ऑलरेडी लग चुकी थी, ठीक है ना। तो चाहे बेचा या नहीं बेचा आप सीधा भी बोल सकते थे लगनी ना चले। एरा वाले में जिसको बेचा उस पे आधे साल की लगनी और जिसको नहीं बेचा तो पूरे साल की लगनी, बात खत्म हो गई। अब यहीं अटके रहेंगे तो बेटा कुछ नहीं हो सकता। पिछले 20 मिनट से यही समझाई जा रहा हूं। मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और सर आपको पता है सर हम ना थोड़ी सर ऐसे बच्चे सर हमें एक बार में समझ नहीं आता। बेटा कितनी बार में आता है सर? हमें 2 बार में आता है। ओके बेटा मैंने 4 बार समझा दिया। ओहो सर भूल गए कहना कि हमें तो 6 बार में समझ आता है। ठीक है बेटा, अच्छी जगह से इलाज कराएंगे सब ठीक हो जाएगा बेटा, कोई घबराने की बात नहीं है। आई विल गिव यू द एड्रेस ऑफ द प्लेस जहां पे आप जाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से इलाज होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तो बेटा यहाँ पर मैं ध्यान से सुनते मेरी बात को, ध्यान से सुनते मेरी बात को। तो बेटा सबसे पहले 1 जनवरी 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा 30 लाख था फर्स्ट डे, और इसका बैलेंस है 2135, 30 लाख है और 2135, और इसका बैलेंस है 2135। अब हमारे पास में इसकी डेप्रिसिएशन जो है इस साल की, वो डेप्रिसिएशन हमारे पास निकल के आई थी 263 साल की पूरी इंक्लूडिंग एवरीथिंग का मतलब है कि जिनको बेचा है चाहे जो पड़े हैं सब मिला के पूरे की आपकी 263 है। जो हमने खरीदा था बेटा कितने का खरीदा इस साल एक नया एसेट, वो 2 बैंक आया होगा, 2 बैंक आया होगा। तो हमने कितने का नया खरीदा था 15 लाख का, तो खरीदने वाले यहाँ तो मैंने खरीदने वाली भी वैल्यू डाल दी, मैंने खरीदने वाली वैल्यू डाल दी, करंट डेप्ट भी डाल दी। अब सवाल क्या आता है जो हमने बेचे 3 बेचे, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा आप तीनों को अलग अलग लेके चलेंगे तो आपके लिए क्लैरिटी होगी। 3 एसेट बेचे हमने इस साल में अलग अलग सालों वाले, अगर आप तीनों को अलग अलग लेके चलेंगे तो आपकी क्लैरिटी रहेगी, वरना अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो गलती हो जाएगी। इसलिए मैं तीनों को अलग अलग ले लेता हूं तो वन बाय वन चलेगी। तो यहां से पहले उसकी कॉस्ट बाहर निकाली जो 2011 वाला था, तो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट उसकी कॉस्ट यहां से बाहर होगी। कॉस्ट कितनी थी उसकी 2011 वाले की 170, 170 ठीक है ना। तो 170 आपके पास में है, और यहां पे आ जाएगा टू मशीनरी। बेटा बच्चे सारे प्लीज पढ़ाई पे ध्यान लगाना शुरू कर दो, अपनी लड़ाइयां बाद में करते रहना, ठीक है ना। हु इज मेंट फॉर द कोर्स, हु इज नॉट मेंट फॉर द कोर्स, ठीक है, उस पे बाद में लगे रहना। अभी मेरे साथ इस क्वेश्चन पे ध्यान लगा लो, नहीं तो नोबडी विल बी मेंट फॉर दिस कोर्स हो जाएगा। चलो मशीनरी डिस्पोजल अल्टीमेटली आपका मशीनरी कॉस्ट चलेगी। अब इधर से इसकी डेप्रिसिएशन बाहर निकालो, टू मशीनरी डिस्पोजल। मुझे बताओ क्या इस 170 वाले पे, क्या इस 170 वाले पे 100% डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुकी थी? इस साल तो वैसे ही लगी, इस पे तो ऑलरेडी 170 लग चुकी, इस पे तो ऑलरेडी 170 लग चुकी, ठीक है ना। तो इस पे 100% डेप्रिसिएशन हमारी ऑलरेडी लग चुकी है, जिसको यहां से क्या करेंगे बाहर, यहां से क्या करेंगे बाहर। कॉस्ट वाले अकाउंट से कॉस्ट बाहर करोगे, डेप्शन वाले अकाउंट से डेप्शन बाहर करोगे, सिंपल। और उन्हें कहां ले जाओगे मशीन डिस्पोजल में, वहां अगर बेचा तो बेच कर प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा।
तो इस पे ऑलरेडी 170 लग चुकी है, तो यहां से बाहर हो गया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 170। क्या इसको बेचा है? नो, इसको कोई नहीं बेचा, इसको नहीं बेचा, ठीक है ना, अल्टीमेटली स्क्रैप कर दिया। तो क्या इसके उस पे कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा है? नो, इसकी वैल्यू मेरे लिए वैसी शून्य है, ये एसेट तो मेरे लिए वैसे जीरो पे आ चुका है और बेचा भी नहीं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 170 का एसेट बोला था 2011 वाला, वो किताबों से बाहर हो गया, वो किताबों से बाहर हो गया, कॉस्ट से कॉस्ट निकाल दी, डेप्शन से डेप्शन निकाल दी, और बेचा भी शून्य पे ही है, कोई पैसे नहीं आए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब चलते 90 वाले एसेट पे, जो 2012 का था, जो 2012 का था। तो 2012 वाले का 90 था, बच्चा कर 170 कैसे? बेटा किताब देखनी है बस, उसके लिए कुछ नहीं करना, मैंने कोई कंप्यूटेशन थोड़ा करिए, 170 क्वेश्चन में दिया मैं, ओ सर हमने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया सर, हमारा तो सिंपल सा सवाल होता है, कुछ वैल्यू लिखो, हमने पहले बोल देना ये वैल्यू कहां से 90,000। 90,000 आपके पास में क्या है? अल्टीमेटली हमारी क्या है? जो एसेट को बेचा 90,000 है। मुझे सभी बच्चे बताओ, इस पे टोटल डेप्शन कितनी लग चुकी है? सोच के बताना, वो इस अकाउंट से बाहर होगी। बेटा सारे डिस्पोजल्स 30 जून ही है, वैसे वो डेट एग्जैक्टली होती है हमारे लिए 30 जून ही है, सिंपल है, 30 लिख रहे हैं। इस पे डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है? मुझे बताओ भाई, लिख ले, प्लांट मशीन लिख ले, इमोशनल हो गया बच्चा के लिए। चलो भाई, मुझे सही बच्चे बताओ, इस पे कितनी डेप्शन लग चुकी है अभी तक? 90 वाले पे पूरी 90 लग चुकी है। आपके बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, वो कोई कह रहा 4500, इस साल थोड़ी ना मांगी, आज तक की मांगी है, आज तक की मांगी है भाई। 9.5 साल की तो इस पे पहले लगी थी, और आधे साल की तुमने लगा दिया, 9.5 साल की लग चुकी थी और आधे साल की तुम्हारे पास तुमने लगा तो दी थी, तो इसमें तो पूरी 100% लग चुकी है, इसमें भी तो पूरी 100% लग चुकी है। इसके अंदर भी 95% जुड़ा हुआ था, इसमें 5% जुड़ा हुआ, टोटल 100% लगे, टोटल 100% हो गया, इसमें भी तो 100% पूरी लग चुकी है 90,000। बेटा ये वो एसेट है, आसान तरीके से समझाओ, आसान तरीके से, जो 30 जून 12 को खरीदा था से लेके 30 जून 13 तक, कितने 30 जून 22 तक कितने साल हो गए बता दो? 10 साल नहीं हो गए? इस पे 9.5 साल की पहले लग चुकी थी, आधे साल 20 साल की हमने लगा दी, तो हो गए पूरे 10 साल। मेरे तो इस पे भी तो 10 साल, 9.5 साल की तो तुम्हारी ऑलरेडी लगी हुई थी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, और आधे साल की तुम्हारी इसमें आ चुकी है, जो कि इसमें जुड़ चुकी है, तो ऑब्वियसली इस पे भी 100% लग चुकी है। मतलब 30 जून 12 से लेके 30 जून 22 तक इस पे पूरी 90,000 लग चुकी है लक्ष्य। ओह अच्छा, ये तो भूल ही गए थे सर, अभी लगा सिर्फ स्टार्टिंग से लेना, यही तो तुम गलती करते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू मशीनरी 90, और इस पे डेप्शन कितनी लग चुकी है? 90। 90 वाले पे 90 आपके पास में डेप्शन ऑलरेडी लग चुकी है। इसको बेचा कितने में बाय बैंक? कितने बेचा बेटा? 5,000 में। तो बेचने में क्या हो गया? प्रॉफिट की लॉस? बेचने में क्या हो गया? प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट हो गया 5,000। तो 90 वाले को 90 बेचा, तो 90 वाले पे 90 की डेप्शन लग चुकी है, 5 बेचा, तो 0 वाले को 5,000 बेचा, तो 5,000 प्रॉफिट हो गया। बेटा सारी एंट्रीज 30 जून को यार, बच्चे बार बार क्लियर है, आपने बेटा डेट एक्चुअली में इसलिए डाला क्योंकि उसने बोला 30 जून मानते हैं, एक्चुअल में क्या डेट हमें नहीं पता, एक्चुअल में क्या डेट हमें नहीं पता, समझो बात को, तो सब 30 जून है, सब 30 जून है, जो भी खरीदना बेचना है सब 30 जून है, इसलिए। अच्छा तीसरी वाली बात आते हैं, जिसने इसका जवाब दिया, मैं सच्ची बता रहा हूं, इसकी कॉस्ट कितनी है? 240। जिसने इसका जवाब दिया आज उसको मेरी तरफ से क्या खाओगे? तो फटे हो जाओगे, फिर खाओगे तो मीठा ज्यादा चला जाएगा, क्या खिलाऊं इनको? हाँ जी, तुमने बताना है इस एसेट पे कितनी डेप्शन आज तक लग चुकी है। जिसको नमकीन पसंद है नमकीन लेके खा लेना, जिसको मीठा पसंद है मीठा लेके खा लेना, ठीक है। इस पे कितनी डेप्शन आई है? इस पे आज तक कितनी डेप्शन लग चुकी है? हाँ। कुछ बच्चे जवाब सही दे रहे हैं, कुछ बच्चे जवाब गलत दे रहे हैं, कुछ बच्चे अपनी गलती कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं 85%। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा यार, आप खुद सोचो, 85% तो स्टार्टिंग तक लग चुकी थी, इस पे 5% भी तो लगी है ना आधे साल की, ये 12,000, तो इस पे 9 सालों की लग गई, इस पे 9 सालों की लग चुकी है ना, इस पे 9 सालों की लग चुकी है, सिंपल टू से इस पे 9 सालों की कैसे लगी? ये 30 जून 13 को खरीदा था, आप बेच रहे हो 30 जून 22 को, तो 9 ईयर्स की डेप्शन 8.5 साल की पहले लग चुकी थी, 8.5 साल की पहले लग चुकी थी, आधे साल की इस साल की भी तो लगाई आपने, आधे साल की इस साल की भी तो लगाई, तो कितनी बनेगी? 216, विच इज 240 इंटू 10% और 9 ईयर्स, और 9 ईयर्स 216, क्योंकि आधे साल की पहले लग चुकी थी और 8.5 साल की पहले लग चुकी थी, तो आधे साल जब लगी, तो 216 आ गया, ठीक है ना। तो टू मशीनरी 240 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 216, कितने बेचा? कितने बेचा सर? हमने बेचा 15,000 में, इसके बेचने में क्या हो गया सर? लॉस 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 लॉस, कितने का? 9,000। तो मैं सिंपली बोलूं, नेट प्रॉफिट है कि लॉस है हमारा ऑन सेल, दोनों पे मिला के, तो लॉस है 9 का, प्रॉफिट है 5 का, तो हमारे को नेट में 4,000 का लॉस है, ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन। भाई 240 वाले पे अगर 216 की डेप्शन लग चुकी है, तो 24,000 की वैल्यू पाओगे ना एसेट, हमारी किताब में 24 का एसेट है, 24 वाले को अगर 15 बेचोगे 9 का लॉस ही तो आएगा। जो भी एसेट खरीदा जा रहा है बेचा जा रहा है, वो साथ में मिडल में है, क्वेश्चन में साफ बोला। अब इस पे बार बार एक ही चीज पे चर्चा कर रहे हैं, 30 जून क्यों नहीं जा रहे, पता नहीं क्या हो गया सर, पिछले पौने घंटे से सोई रहे।
आप इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि आप ये वाला प्रॉफिट ना दिखाते, आप सीधा इस पे 4,000 दिखा देते, ये भी चल सकता है, अलग अलग दिखाया ना हमने, 15 अलग दिखा, 5 अलग दिखाया, 9 अलग दिखाया, आप दोनों का इकट्ठे करके 4 दिखा देते एक ही बात, इसलिए मैंने बोल दिया, इसलिए बोल दिया। चलो क्वेश्चन खत्म है, बस बैलेंस बता दो। क्वेश्चन खत्म है बेटा, बैलेंस बता दो 31 नंबर को कितना बैलेंस है कॉस्ट का, कितना बैलेंस है एक्चुअल का। चलो बैलेंस निकालो, क्वेश्चन खत्म करो, अलविदा को इस क्वेश्चन को। 45 मिनट्स ऑलमोस्ट वी स्पेंट ऑन दिस क्वेश्चन ओनली। एक सिर्फ 30 जून आधे साल के चक्कर में 49। ला 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 1922 1922 यार। तो चेक कर लीजिए, आपके पास में 40 लाख कॉस्ट के बचा है, अकाउंट का बैलेंस है, और 1922 आपका डिडक्शन है। देखो जब खरीदते हो तो कॉस्ट बढ़ती है, जब बेचोगे तो कॉस्ट से कॉस्ट मारोगे, उन पे जितनी डिडक्शन लगी वो मारोगे। पहले वाले पे और दूसरे वाले पे पूरे 10 साल हो गए, इस वाले पे 9 साल है तो 9 साल की बात करूं। क्या ये पेपर में क्वेश्चन आएगा? ठीक ठीक, लेट मी मेक अ कॉल टू आईसी, ऐसे ऐसे सालों में आईसी को कॉल करता हूं मैं, लेट मी कॉल करने जा रहा हूं, पूछने का आईसी से क्या सारे बच्चे जानना चाहेंगे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। चलो आप आईसी से पूछिए, चलो मैं मेरी कॉल ट्वाइस आईसी को मैं कॉल कर आईसी आईसी प्लीज हमें बता दीजिए, ये मैंने अपनी बुक के अंदर में क्वेश्चन डाला है, क्वेश्चन नंबर 12 पेपर में आएगा, प्लीज आप बता दीजिए। मतलब बच्चे पूछ रहे हैं, बेचारे बच्चे नादान हैं, परेशान हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आएगा, हर बार आके यही पूछते रहते हैं। इन्हें लगता है मैं वैसे करा रहा हूं, आपने बुक के अंदर ऐसे ही दिए, आपने बुक में दिया, आपने बुक में दिया ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, प्लीज बता दो आईसी, प्लीज बता दो। बात की जारी है आईसी करेंगे, अरे रुको चलो नहीं दी अभी मेरे को चेक करने दो, मैं अपने पास पेपर चेक कौन सा वाला टाइम पूछ रहा हूं, सितंबर 2025। हां आप सितंबर 25 बता सकते हो, जनवरी 26 बता सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है भाई से बता नहीं नहीं देखो ऐसा है सितंबर 2025 में तो हम उसका पेपर बनाएंगे अगस्त में, तो मैं आपको अगस्त में फोन करके बता दूंगा कि पेपर में क्वेश्चन करा है कि नहीं करा, और जनवरी के लिए रहा तो हम दिसंबर में बनाएंगे तब आपको। बाकी बच्चों से कह दीजिए मुझे क्वेश्चन अच्छा लगता है वो कर लेते, जो क्वेश्चन नहीं करना चाहते मत करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे ऐसे भाई बच्चा आपके पास पढ़ते हैं, बताओ कैसे बनेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट? वो कहते हैं बच्चे कह रहे हैं आईसी को आईसी नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो आ जाओ अगले का हो गया आईसी से बात, आईसी से ज्यादा शॉक में है, आईसी अभी शॉक में है। वो कह रहे कंक्लूजन, कंक्लूजन के लिए किसी और आईसी को बोल रहा हूं, वो नया सवाल पूछूंगा, नया सवाल लेके आ रहा है जो आईसी से पूछ सकते। चलो अगला बड़ा छोटा सा पॉइंट है, इनटेंजिबल एसेट को लेकर। नाउ दिस इज नॉट दैट सुपर इंपॉर्टेंट, सिंस आपके लेवल पे गिवन है, इसलिए हम एक बार के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा, सिंस आपके लेवल पे एक दो पेजेस का क्रिटिकल पॉइंट में बड़े आसान से क्वेश्चन दिए इसको लेके, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन वाला पिछला पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स आपको बता दिया, रिवाइज भी करा दिया, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, कोई आंसर गलत नहीं है बेटा, जिसको लगा आंसर गलत है, एक ही बच्चा बार-बार लगा आंसर गलत है, बिल्कुल आंसर शब्द सही है, सारे बच्चों ने सही बोला, तो गले लगेगा। बेटा इनटेंजिबल एसेट क्या है, ध्यान सुनिएगा, इनटेंजिबल एसेट होता है बेटा जिसका फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होता, ये समझ, जिसका फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होता है बेटा वो आपके पास आता है इंटेंजिबल है एसेट, है एसेट, बट आपके पास में जिस एसेट के हमारे पास फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। मतलब कहते हैं जैसे सॉफ्टवेयर, हमने पहले भी सॉफ्टवेयर आपने कोई खरीदा, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर लेके आते हैं तो सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली वो तो कंप्यूटर के अंदर में डला है, कंप्यूटर के अंदर में डला, जैसे टेली वगैरह का सॉफ्टवेयर होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर देखते हैं, इनके क्या होता है फिजिकल एक्जिस्टेंस। मैं कहता हूं आपने बेसिकली क्या लिया, कोई लाइसेंस लिया, आपने टेलीकॉम का लाइसेंस लिया, टेलीकॉम का लाइसेंस लिया, आपको लाइसेंस मिला है, अल्टीमेटली आपको 5G का लाइसेंस सरकार ने दिया, आपको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए गए, जैसे यहाँ पे क्या होता है आपका जैसे जियो वालों ने राइट्स लिए, जियो वालों ने राइट्स लिए, वही अपने पास में जो है अल्टीमेटली दिखाएंगे अपने पास जो मैचेस है, अल्टीमेटली वही दिखाएंगे आपको मैच है, वर्ल्ड कप के मैचेस है, कबड्डी लीग के मैचेस है, आईपीएल के मैचेस है, तो अल्टीमेटली क्या है वहां पे उन्हें राइट्स मिले, पैसे देके राइट्स मिले। अब वो राइट्स उनको 5 सालों तक 10 सालों तक मिले तो उनका बेनिफिट उनको उतने सालों तक मिलेगा, उनका बेनिफिट उनको उतने सालों तक मिलेगा, ठीक है ना। जब उनका बेनिफिट उनको उतने सालों तक मिलेगा तो अल्टीमेटली वो पैसे देके लेगा, बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए, तो वो आपका इंटेंजिबल बना दिया। ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, अलग अलग इसके बारे में क्या हर चीज क्या होती है उसकी चर्चा में और भी पीरियड ऑफ सीखते जाओगे, मतलब कुछ वर्ड आपके अकाउंट में आएंगे, कुछ वर्ड आप इंटरमीडिएट में आएंगे, तब मैं सिखाऊंगा, मैं आपको हर वर्ड का मतलब समझाऊंगा कितने प्रकार के होते हैं, सारे इंटेंजिबल एसेट कुछ होते हैं, हाँ, कुछ का आपको आइडिया होना चाहिए, कुछ का आपको आइडिया होना चाहिए कि जिनसे आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपके कंट्रोल में है और अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में उससे बेनिफिट आएगा एक साल से ज्यादा है। तो वो क्या बोलता है ये हमारे आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट होते हैं जिनकी मेन चीज क्या है, कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है ना। और हमारे पास बेसिकली कोई मदद के लिए एग्जांपल कुछ दे रखे लाइक स्ट्रीमिंग राइट्स, जैसे हमने बोला मूवीज वगैरह के अल्टीमेटली ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, ठीक है, वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर कबड्डी, लैंडिंग राइट्स मिलते हैं, एयरपोर्ट पे लैंडिंग राइट्स मिलते हैं बेटा, जो एयरलाइन कंपनी देती है, इस समय पे वो लोग लैंड करेंगे अल्टीमेटली उसके राइट्स देखे जाते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है, गुडविल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सारे एग्जांपल ये कुछ सारे एग्जांपल्स है, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से जाओ, तो यहाँ पर मैं काफी प्रकार की क्या ऐसी चीजें हैं जो फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, जिसके लिए हमने अल्टीमेटली पैसे दिए, जिसके लिए हमने पैसे दिए, पैसे खर्चे और हमारे पास पैसे आया, बट अल्टीमेटली उसकी फिजिकल सब्सटेंस है, लाइक लाइक आपके पास में अगर मैं बात करूं जैसे मशीनरी था, टच कर सकते हैं, फिजिकल एक्जिस्टेंस, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इनकी फिजिकल एक्जिस्टेंस है, बाकी हम इसलिए जिनकी फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं कॉस्ट में क्या चीज आती है बेटा, सेम है बिल्कुल वही चीजें जो हमने अपने पास पीपी में सीखी, वही चीजें जो हमने सेम सीखी पीपी में आपके लिए, परचेज प्राइस, टैक्सेस, ड्यूटी, जाते हैं जिनका क्रेडिट नहीं मिलता, डायरेक्टली टोटल खर्चे है, ट्रेड डिस्काउंट पे मैंने तो सेम है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है, सेम बात जो मान ली थी वही यहाँ पे क्या किसी अपने पास कल को अगर हम बेच देंगे सॉफ्टवेयर किसी को बेच देंगे तो बेचने प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, बेचेंगे तो प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस बिल्कुल ऐसी जगह दिखा बिल्कुल ऐसे प्रॉफिट लॉस बेचने में कहां जाएगा, पीएल में जाएगा, तो जब भी बेचोगे बेटा वो प्रॉफिट लॉस हमारा कहां चला जाता है, डीरिकॉग्नाइज का मतलब होता है आपके पास उसे बेच देना, डिस्पोज कर देना, या उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलना। ये बातें बिल्कुल सेम है, आपको मैं इसमें से बता दूंगा, आपको याद कर जो डिफरेंट चीज आएगी वो आपको याद रखनी है और कुछ नहीं, डिफरेंट चीज आएगी ना। आपके पास पेपर में क्वेश्चन बनकर आ सकता है, देखो आया नहीं पर आ सकता है 3 to 4 मार्क्स का, इंटेंजिबल और इंटेंजिबल का फर्क बताओ, ये आप अपने पास में मार्क करके रख सकते हो, ये आप अपने पास मार्क करके रख सकते हो, ये ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है ना। ये कौन से एसेट्स है टेंजिबल वाले जिनका फिजिकल सब्सटेंस होता है, जिन्हें टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ये कौन से जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, इनकी लाइफ फाइनाइट होती है बेस्ड ऑन कितने सालों तक हम एसेट को यूज करें, एक तरीके से फाइनाइट लाइफ है इनके पास में, फाइनाइट लाइफ होती है बेस्ड ऑन द टर्म्स के बेस कॉन्ट्रैक्ट, कितने साल की लाइफ मिला, 5 साल की मिला, 8 साल की मिला, 3 साल की मिला, वो ठीक है ना, तो आपके पास में देते हैं। कुछ केस में इंडेफिनिट भी होती है लाइक परचेज गुडविल वगैरह के बारे में, तो उनकी कोई लाइफ फिक्स नहीं है आपके पास, इनफाइनाइट है।
इनकी यूजफुल लाइफ जो है वो यूसेज के बेस पे है, कितने समय तक आप इस्तेमाल करें तब तक चलेगी, 5 10 15 20 कुछ भी हो सकती है, पर अगले बारे का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज इंपॉर्टेंट। छोटा सा पॉइंट सिखाने का बेटा, जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे, जब आप सीए जर्नी के इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे, तो हमारे देश में क्या है, जैसे आपके लॉ के सब्जेक्ट में कानून पढ़ रहे हैं, एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अलग अलग आपके पास जो है सारे एक्ट पढ़ते हैं, वैसे हमारे देश में जो अकाउंट्स के नियम है उन्हें बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो भी हमारे देश में ऐसे तो 2 चल रहे हैं, पर मैं भी एक ही करेक्ट कर दूंगा, हमारे पास क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं बेटा, ये नियम है अकाउंट के जो नियम है, कैसे अकाउंटिंग करनी है, क्या क्या चीजें दिखानी है, किन चीजों को ऐड करना है, किसको नहीं दिखाना, अकाउंट इन स्टैंडर्ड बहुत सारे, इसमें से 2 का रेफरेंस मैं आपको देता हूं। जो बेटा एक है एएस नंबर 10, ये है पीपीई के ऊपर, जब इंटर में करेंगे, जो हमने बातें अभी तक सीखी थी ना वो सारी पीपीई के स्टैंडर्ड में लिखी थी, कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डेप्शन कैसे निकलेगी, वो सारी बात। ऐसे ही एक एएस नंबर 26 है, वो है इंटेंजिबल एसेट के ऊपर। क्या हमें याद रखना नहीं, ये याद नहीं रखना, सिर्फ आपके ज्ञान के लिए, ये तो मैं आपको इंटर में याद करूंगा, अभी ये मैं आपको इंटर में याद करूंगा, ठीक है ना। तो एएस 10 है पीपीई के बारे में, है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और एएस 26 इंटेंजिबल एसेट के बारे में। नाउ जब हम इंटेंजिबल एसेट पढ़ते हैं स्टैंडर्ड, तो वो यहाँ ये कहता है कि एक जो इंटेंजिबल एसेट है, जो एक इंटेंजिबल एसेट है, उसकी उसने मैक्सिमम लाइफ एक बार के लिए फिक्स कर दी 10, अनलेस एविडेंस ऑफ हायर लाइफ अवेलेबल। मतलब कि वो कहता है नॉर्मल कोर्स के अंदर, पीपी में नहीं कर रहा, पीपी में नहीं कर रहा, पीपी में तो लाइफ आप जैसे मर्जी मान लो, 5 साल 10 साल 15 साल 20, कहते हैं जो इंटेंजिबल एसेट है, जो इंटेंजिबल एसेट है उसकी अल्टीमेटली मैक्सिमम लाइफ जो है ना वो 10 साल है, मतलब 10 से ज्यादा सालों में इसे राइट ऑफ नहीं कर सकते, आप 10 से ज्यादा साल नहीं ले सकते इसे, अनलेस के एविडेंस, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपको लाइसेंस ही 12 साल तक मिला, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, पर आपको ये बात याद रखनी है किसके लिए 10 साल की बात, ये आपके यहाँ लेवल पे दिया है, क्योंकि आपका सिस्टम ट्रू फॉल्स बन गया, या तो क्या सकता है ट्रू फॉल्स बन क्या सकता है कि इंटेंजिबल एसेट की जो मैक्सिमम लाइफ है वो प्रिज्यूम करी गई है नॉट टू एक्सीड 10 इयर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, अनलेस की कोई एविडेंस मतलब उससे ज्यादा का कोई एविडेंस, तो ये आपको ट्रू फॉल्स के लिए याद रखना है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है, वो लिख देगा इंटेंजिबल एसेट लाइफ प्रिज्यूम टू बी मैक्सिमम 5 इयर्स, तो क्या लिखोगे फॉल्स, 10 साल, ये बात मैंने नहीं कही, एएस ने कही, वो एएस का पढ़ेगा इंटर में पढ़ेगा, वो एएस का पढ़ेगा इंटर में, तो आपको याद किसके लिए रखना है, ट्रू फॉल्स के लिए याद, इसलिए ट्रू फॉल्स के लिए इनको क्या करते हो सर, इनको हम डेप्रिशिएट करते हैं, तो जो मैं बोला एग्जांपल है प्रॉपर्टी मशीनरी व्हीकल्स वगैरह, ठीक है, और इंटेंजिबल्स को क्या बोलते हैं, अमोर्टाइज करते हैं, सिर्फ वर्ड का फर्क है, बात करो जब एंट्री डेप्रिसिएशन करते थे तो ऐसे, यहां क्या होता है अमोर्टाइजेशन, वर्ड का फर्क क्यों पाया, देखो टेंजिबल है, इंटेंजिबल एग्जांपल लेते हैं सॉफ्टवेयर सिविल राइट लैंडिंग राइट ट्रेडमार्क पेटेंट, सवाल उठ के आता है, सवाल उठ के आता है बाय द डिफरेंस ऑफ वर्ड, एक टेंजिबल मशीनरी वगैरह पे क्या है, मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर पे क्या है डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल में क्या यूज करेंगे, इंटेंजिबल में क्या यूज करेंगे अमोर्टाइजेशन, भाई क्यों फर्क रखा, फर्क इसलिए रखा है क्योंकि इंग्लिश के फर्क की बात नहीं, आप बात समझिए, क्या देख रहे हैं मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर कार इस्तेमाल करने से घिस रही है, सोच के आंसर दें, क्या वो घिस रही है, वियर एंड टियर हो रहा है, यस उसका वियर एंड टियर होता है, आप समझो, आप मशीनरी है बिल्डिंग है फर्नीचर है वो घिस रही है, तो जो घिस रही होती है इसलिए वहां पर यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। तो मुझे बताओ आपने कोई लाइसेंस लिया, आपके पास में सॉफ्टवेयर है, क्या वो घिसता है, क्या उसका वियर एंड टियर होता है, आपके राइट्स आपने लिए, टेक्निकल राइट्स लिए, आपने स्क्रीनिंग राइट्स लिए, क्या वो घिस रहे हैं, नहीं वो घिस नहीं है, उनका कोई वियर एंड टियर नहीं हुआ, दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूज द वर्ड डेप्रिसिएशन देयर, वी यूज द वर्ड अमोर्टाइजेशन, कि हमने जो इकट्ठे में पैसा दिया था हम उसको ओवर टेक्निकल हौले हौले करके बांट रहे हैं, वो घिस नहीं है, उसका वियर एंड टियर, पर मैंने खर्चा जो किया मुझे उससे बेनिफिट 5 सालों में मिलेगा, मैं इस खर्चे को 5 सालों में डिवाइड करूंगा, मैं इस खर्चे को एक बार बुक करने की बजाय 5 सालों में बांट दूंगा, बांटने को हम क्या बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, तो बांटने के मतलब क्या बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, कि खर्चा किया एक बार में पर बेनिफिट 5 सालों में मिलेगा, तो इस वजह से हमने इसको अल्टीमेटली 5 सालों में अमोर्टाइज कर दिया, खर्चे को 5 साल में अमोर्टाइज कर दिया, ठीक है, इसलिए बड़ा अमोर्टाइजेशन यूज होता है, अमोर्टाइजेशन चाहिए जो हमने सीखा, एलोकेट करना अमाउंट को ओवर द लाइफ, ठीक है ना, वो अमोर्टाइजेशन है, लाइफ आपके पास में जो सिंपल सी बात है इट विल नॉट एक्सीड 10 इयर्स, दोनों मतलब बात आपको यही रखनी है, और मेथड आपके पास वही हो सकता है, क्वेश्चन बताएगा कि सालों में स्टेट लाइन है रिटर्न डाउन वैल्यू को क्वेश्चन बताएगा, मतलब इसमें आपको ऑनेस्टली 2 पेजेस के अंदर में जो आपको याद रखने वाली बात है वो सिर्फ डिफरेंस, जिसको डिफरेंस के मैं पता चलेगा क्लैरिटी, तो उसी में डेफिनेशन लिखी है, उसी में आपका एग्जांपल लिखा है, उसी में लाइफ की बात है, बाकी सारी बातें सेम है, सारी बातें सेम है जो हमारी टीपी में वही होंगी, इसको लेकर फिर भी आईसीआई ने आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं दोनों क्वेश्चन आपको कराता हूं, हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट नहीं दिए हैं, बस आपके यही 2 क्वेश्चन है, इसका कोई क्वेश्चन मतलब ये 2 ही आपके और नहीं है, इसके क्वेश्चन कोई आया नहीं है, कुछ नहीं है, आसान सा आपका बिल्कुल आपका सेम है, ठीक है, मेथड आपका सेम क्वेश्चन था कौन सा स्टेट लाइन डब्ल्यू जैसे, ठीक है, ये आसान से 2 क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं, हार्डली विल टेक 5 मिनट्स, कहते हैं कुमार आर&डी कंपनी ने रजिस्टर कराया पेटेंट, पेटेंट लिया 1 जुलाई 21 को, जिसमें कितना खर्चा लगा 28 लाख और 2 लाख का खर्चा उसका फीस वगैरह का भी लगा, जैसे इंस्टॉलेशन होता है फीस वगैरह रजिस्ट्री का खर्चा होगा, ठीक है, इसके लिए हमें कितने सालों के लिए मिला पेटेंट, 10 सालों के लिए मिला, तो लाइफ कितने 10 साल, बुक्स कब क्लोज होती है 31 दिसंबर, बुक्स कब होती है बेटा 31 दिसंबर, यार 2 अकाउंट बना दो, पेटेंट अकाउंट और अमोर्टाइजेशन अकाउंट 21 और 22 का, आपको पता है ऐसा बिल्कुल डिटो क्वेश्चन, इसका बिल्कुल डिटो क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में कराया था, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे जो पहला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल ऐसा ही कराया था, ठीक है ना, तो बेटा यहां पर मैं ध्यान से सुनते चलो मेरी बात, हमारे को 2 अकाउंट बनाने हैं, पेटेंट और अमोर्टाइजेशन, सिर्फ वर्ड का फर्क है कुछ नहीं, इसलिए क्वेश्चन को क्लास में करना पड़ेगा, और आपके पास यहां पे आईसीआई ने रखा है, एक पेटेंट अकाउंट है, एक अमोर्टाइजेशन अकाउंट है, मैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट करने लिख रहा हूं, डेट तो लिख दूंगा, हेडिंग लिख रहा हूं, तो बेटा यहां पर मैं सबसे पहले 1 जुलाई 21 को जब आपने पैसे दिए और खरीदा तो क्या जाएगा टू बैंक, बेटा सिर्फ वर्ड का फर्क है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह 100% सेम है, 100% सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे कितना 28 लाख प्लस 2 लाख, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 28 प्लस 2 30 लाख, 28 प्लस 2 30 लाख, अब इसके बाद जब ईयर एंड आएगा, 1 जुलाई था, 1 जुलाई था मैंने एक वो लिख दिया, 31 दिसंबर को
यहाँ क्या लिखूंगा, बाय एडप्शन नहीं लिखना, बस वर्ड का फर्क है, अमोर्टाइजेशन, बाय अमोर्टाइजेशन। बेटा उसने लाइफ कितनी बोली है इसकी, 10 साल, ठीक है ना, लाइफ कितनी बोली है 10 साल, पर हमारे पास 10 साल तो है, 25 साल की कितने की लगेगी, 6 महीने की लगेगी ना। तो वैसे तो 30 लाख को डिवाइड करना है 10 सालों में, 1/10 हर साल, और इस साल 6 महीने की लगाओगे ना, इस साल 6 महीने की लगाओगे, क्योंकि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने, तो पूरे साल की होती है तो मैं डिवाइड करके 10 साल लाइफ 10 साल बांटूंगा। पर अभी मैं क्या करूंगा, 6 महीने की लगाऊंगा इस साल, तो कितनी बनी, 1,50,000, 1,50,000 और बैलेंस आ जाएगा, कितना बैलेंस आया सर, 2850। टोटल वगैरह लिख लेना, मतलब मैं मेन चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इस वाले अकाउंट में क्या होगा, अमोर्टाइजेशन टू पेटेंट 150, और ये कहाँ चला जाएगा खर्चा, एज यूजुअल बाकी खर्चों की तरह पीएनएल में 150। सिमिलर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यार और कुछ नहीं फर्क, सब सेम है, सिर्फ वर्ड्स का फर्क, सब सेम है, सिर्फ वर्ड्स का फर्क। वहां डेप्रिसिएशन था, यहाँ पर अमोर्टाइजेशन, और कुछ नहीं, वहां डेप्रिसिएशन था, यहाँ अमोर्टाइजेशन। अब अगला साल आ गया, अगला साल होगा तो क्या आएगा, 1 जनवरी 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2850। अब इस साल का आपके पास कितना आएगा, 31 दिसंबर 22 का, बाय अमोर्टाइजेशन 3 लाख पूरे साल का। भाई 10 सालों बांटना था ना, 10 सालों के हिसाब से कितने बनेगा, 3 लाख बनेगा। अब 3 लाख करोड़, ऑब्वियस बात है, यूज करो, 6 महीने का पहले साल में वो हुआ था, ठीक है ना, और बाकी बैलेंस आ गया, साढ़े 25 लाख। और इधर क्या हो जाएगा, टू पेटेंट 3 लाख, और यहाँ पे बाय पी, काम खत्म। क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया सभी का, ये वाला पॉइंट हो गया सभी का, यस सर, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात को, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 14 अगले वाले पे आते हैं। कहता है प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी ने एक्वायर करा स्ट्रीमिंग राइट्स कितने में, मूवी के 18 लाख में। तो जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह वाले लेते हैं, बाकी लोग अल्टीमेटली उन्होंने स्ट्रीमिंग राइट्स लिए मूवी के कितने में, 18 लाख में, और ड्यूरेशन उसकी कितनी ली थी, 10 साल ली थी, ये बताओ 10 साल का, ठीक है। कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, चौथे साल के बिगिनिंग में जाके, 3 साल बाद, 3 साल बाद मतलब चौथे साल के बिगिनिंग में, क्योंकि डिक्लाइन हो गया व्यूअरशिप में, ज्यादा लोग नहीं देख रहे, हमने तो राइट किए थे मूवी के 10 सालों के लिए, अब आपके पास में व्यूअरशिप कम है, तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको स्ट्रीम जो है तो सिर्फ अगले 5 साल ही और करेंगे। वैसे तो देखो 10 साल थे, 10 में से 3 बीत गए, तो कितने बचने चाहिए थे, 7, कितने बचने चाहिए थे, 7, पर वो कहता 7 नहीं, अब 5 साल की नहीं, तो लाइफ चेंज कर दिया, अगर हमने सीखा था लाइफ चेंज कर दी, वैसे पहले चेंज होगी, कुछ भी चेंज होता है, तो क्या करते हो अल्टीमेटली आपके पास में जो है जिस साल चेंज होगा उस साल से बदलाव करते हैं, जिस साल चेंज होगा उस साल से चेंज करते हैं। कहते हैं क्वांटाइजेशन बता दो चौथे साल, क्वांटाइजेशन बता दो चौथे साल, यहाँ पे क्या करना है, ये हमने क्वेश्चन किए थे बेटा काफी आपके पास। तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है, हमारे पास 18 लाख और लाइफ है 10 years। amortization per annum for first 3 years, 18 लाख डिवाइड बाय 10, 180 पर annum। बेटा मेथड कोई भी नहीं बताया तो स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक सिंपल लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन है, गलती क्वेश्चन को बोलना पड़ता, ठीक है। तो बुक वैल्यू आफ्टर 3 years 18 लाख माइनस 180 into 3, 180 into 3, 12,60,000। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है, अब 7 साल नहीं है, 5 साल, मतलब स्ट्रीम कितने में करेंगे, सिर्फ मैक्सिमम अगले 5 साल करेंगे, 7 साल नहीं करेंगे, अब 5 साल में करेंगे। रिमेनिंग लाइफ कितनी है बेटा आपके पास में, जो है 5 years। तो यहाँ पर मैं अमोर्टाइजेशन फ्रॉम 4 years कितना हो जाएगा, अब जो अमाउंट हो 5 सालों में डिवाइड करना है, तो 1260 डिवाइड बाय 5, 1260 डिवाइड बाय 5 विच इज 2,52,000। तो ये तो चेक कर लीजिए बेटा, चेक कर लीजिए, क्या ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तो क्वेश्चन लास्ट मतलब देखने वाले भी नहीं आपके पास बनते, देखने वाले भी नहीं बनते, क्योंकि आपके पास बहुत ही आसान से, बहुत ही आसान से, ठीक है। नाउ सर चैप्टर खत्म हो गया, नारे का ना तुम कैसे वापस लेके आओ, तुम्हें चीजें बताने का तो पॉइंट बचा है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जा सकते हैं, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, मैं सच्ची बता, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बट अभी हमारे पास कुछ पॉइंट्स बचे, अभी हमारे कुछ पॉइंट्स बचे, वो पॉइंट सुनते जाएंगे मेरी बात, वो मेरी पॉइंट सुनते जाएंगे। सबसे पहले बेटा क्या है, सबसे पहले क्या है, क्या सुनते, अरे कुछ बच्चे को पता है, कुछ बच्चे को पता है, हम सारी चीजें ध्यान रखते हैं। लास्ट में क्या रिपीट करते हैं, यही सिखाना जो बचा हुआ वैल्यू है, जो बची लाइन हम चेंज कर देंगे, लाइन चेंज 7 साल या 5 साल है, तो उसको 5 साल में डिवाइड कर देंगे। तो इफेक्टिव पता है जब भी चेंज आता है, जब से चेंज आएगा तब से आगे से चेंज आएगा, जब से चेंज होगा आगे से चेंज होगा, ये हमने सिखाई था। इसका क्वेश्चन
भी कराया था आपको पहले, ये हमने सीखे तो थे चेंज वाले, जब भी चेंज होगा उसका क्या इफेक्ट होता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जब चेंज होगा तब से आपके पास चेंज कर देंगे, ठीक है। एक बेटा हमारे को नॉलेज के लिए क्या चीज है, ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ इट कैन आपके पास में कम इन ट्रू फॉल्स काइंड ऑफ थिंग, ध्यान से सुनिएगा। विशाल बेटा मुझे पता है कि तुमने 5000 ले लिया था 50000 को, उसी की वजह से तुम्हारा 45000 का फर्क आ रहा था, वो मुझे पता है। मैं चाहता था तुम खुद देखो कि एक जीरो तुमने कम लगाया उस क्वेश्चन में, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, बेटा लैंड एंड बिल्डिंग जो है हमारे पास में दीज आर सेपरेबल एसेट्स, दीज आर सेपरेबल एसेट्स एंड अकाउंटेड सेपरेटली इन बुक्स। हमारे पास में बेटा ध्यान से सुनिएगा, लैंड और बिल्डिंग जो होते हैं वो हमेशा अलग अलग एसेट होते हैं, तो इन पे किताबों में भी अलग अलग दिखाते हैं और डेप्रिसिएशन की चर्चा भी अलग होती है, डेप्रिसिएशन की चर्चा भी अलग होती है। अब अगर मैं बात करूं बिल्डिंग, बिल्डिंग तो नॉर्मल कोर्स में बेटा फाइनाइट लाइफ है, लाइफ पता है कितनी है तो वो डेप्रिशिएबल है, तुम देखो। लैंड के केस में दो सिनेरियोस बनते हैं, नॉर्मल कोर्स में हम ये बोलते हैं, नॉर्मल कोर्स में कि इसकी लाइफ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। बेटा जमीन जो है, जमीन जो है बात सुनो, उसकी तो लाइफ थोड़ी ना खत्म थोड़ी ना हो जाएगी अल्टीमेटली, सोचो भाई, ये थोड़ी ना कि मशीन के अपने पास में लाइफ खत्म हो जाएगी, वो तो इनफाइनाइट होता है, जमीन की तरफ पड़ी है, उसकी लाइफ इनफाइनाइट है, क्योंकि उसकी लाइफ इनफाइनाइट है इसलिए हम उसे डेप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि आपके पास में जो है मशीन की लाइफ इनफाइनाइट है इसलिए हम उसे डेप्रिशिएट नहीं करते, इसे उसे डेप्रिशिएट नहीं करते, ध्यान सुनिए, ठीक है ना। अगर मशीन आपके पास लैंड की बात करो, लैंड की लाइफ आपके पास इनफाइनाइट है इसलिए हम डेप्रिशिएट नहीं करते। अगर उसकी लाइफ फाइनाइट है, अगर उसकी लाइफ फाइनाइट है, ठीक है ना, फाइनाइट का मतलब क्या है, आपके पास में लाइफ एग्जांपल लीज होल्ड है, पहली बार हम कुछ जगहों पे जो लैंड लेते हैं, उन जगहों पर जो अपने पास लैंड लेते हैं उसकी लाइफ बेटा फाइनाइट होता है, मतलब मान लो कि आपके पास में जो हमने जो लीज पे ली वो 2 ईयर की लीज पे, मतलब 30 साल बाद में वापस करनी, 40 साल बाद में वापस करनी, तो उस केस में अपने पास में क्या करते हैं, हम उसे अपने पास में डेप्रिशिएट करते हैं उतने सालों में। कई जगह हो सकता है कभी आपने सुना 99 इयर्स की लीज पे, मैंने जब ये लेनी 99 इयर्स बाद वापस करनी है, 20 साल बाद वापस करनी है, 30 साल बाद वापस करनी है, उसे बोलते हैं लीज होल्ड, लमसम में नहीं है, ये होता है हर साल किराया दे रहे हैं, लमसम में पैसे दिए, तो लमसम में दिए उसे 20 साल बाद वापस करना, 20 साल बाद वापस करना, उस केस के अंदर में हमसे क्या कर रहे होते हैं, डेप्रिशिएट करते होते हैं। अगर लाइफ आपकी फाइनाइट, अगर लाइफ आपकी फाइनाइट है तो उस केस के अंदर हमसे डेप्रिशिएट करें, उस केस के अंदर हमसे डेप्रिशिएट करें, ठीक है। ये पॉइंट वापस क्लियर है। देखो आई विल आपके पास सजेस्ट जो जो पॉइंट्स है ना प्लीज इसे लिखते जाएंगे तो बेटर होगा, तो आपको क्लैरिटी रहेगी, वरना आप अपनी चैट में जो बच्चे लगेगा अपनी चैट में, मुझे ऑनेस्टली उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, रीजन नहीं तो अपनी चैट में लगे और तो मतलब अपने लगे, कोई अपना लिखता जा रहा है, कोई अपना बोर्ड की डिस्कशन कर जा रहा है, कोई अपनी इंस्टा आईडी डिस्कशन करते जा रहा है, कोई कुछ कराई जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अल्टीमेटली क्या बच्चा अपनी चैट में लगा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं मेरे साथ ध्यान से पढ़ेगा उसको अपने पास में लिखते चलना, इसको लिखते चलना। अच्छा ये आपके पास में क्वेश्चन नॉर्मली देन कम आपके पास इन ट्रू फॉल्स काइंड ऑफ, वो जनरल बात है, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर मैं एक अगला पॉइंट आता है छोटा सा, इफ लेट्स से लाइक हमारे पास कभी ऐसा हो सकता है, हमारा फॉर्मूला का रिडक्शन निकालने के लिए बोलते हैं ना cos माइनस स्ट्रेट लाइन में रेशियो वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइन, ठीक है ना। cos माइनस आपके पास रेशियो वैल्यू हम ऐसे करके निकालते हैं, हम हमेशा जो न्यूमरेटर है डेप्रिशिएबल अमाउंट उसे तो करते हैं डेप्रिशिएट। सो इफ लेट्स से इफ रेशियो वैल्यू इज मोर देन इक्वल टू cos ऑब्लिक कैरिंग अमाउंट देन नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने आज एसेट खरीदा है 10 लाख में, लाइफ 10 साल है और उसकी रेशियो वैल्यू 25 लाख है, कुछ समझ में आता है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब जब उसकी लाइफ खत्म होगी तो वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। लाइफ में कहता है आपका बिल्डिंग वगैरह संभाल के प्रॉपर्टी आपके पास वैल्यू बढ़ गई, अगर आपको लगता है कि 10 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आज 10 लाख की खरीदी बाद में 25 लाख की खरीदी, तो ऑब्वियसली आपके पास डेप्शन नहीं लगेगी, ऑब्वियसली आपके पास डेप्शन नहीं लगेगी क्योंकि रेशियो वैल्यू क्या उसकी ज्यादा, रेशियो वैल्यू क्या है ज्यादा, तो नो डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली हम डेप्शन दोनों लगाएंगे, डेप्शन दोनों लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर रेशियो वैल्यू ही उसकी कॉस्ट से ज्यादा है जो भी किताब में वैल्यू दिखती है तो ऑब्वियसली डेप्शन हम नहीं लगाएंगे। जो मेरा लास्ट पॉइंट है जिसकी मेरे साथ आपकी चर्चा होगी वो थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा, एक मेरा ध्यान से सुनते रहिएगा पॉइंट, दैट इज अबाउट द रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन काफी बार बच्चे इस चीज को बार-बार क्लास में लिखते रहते हैं, हमारा एसेट खरीदा किसी प्राइस पे है, डेप्शन लगा के ईयर इनटू वैल्यू आई, क्या आपको मैं किताबों की वैल्यू पे दिखाऊंगा, क्या मैं किताबों की वैल्यू पे दिखाऊं, अल्टीमेटली मुझे बताओ कि मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उस पे दिखाओ। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं कहता हूं किताबों में एक वैल्यू दिख रही है और मार्केट में कोई और वैल्यू, किताबों में कोई और वैल्यू मार्केट में कोई और वैल्यू, तो मुझे बताओ क्या मैं उसे मार्केट की वैल्यू पे दिखाऊंगा जो फेयर वैल्यू उसकी है कि मैं अपने पास उसे किताबों की वैल्यू दिखाऊं। तो वो हमें यहाँ पे नियम देता है, ये हमें एस10 वगैरह के अंदर बताई, ये बात है डिटेल चर्चा ऑब्वियसली इंटर लेवल पर, यहाँ पे आपको क्वेश्चन इशू में दिया होगा होमवर्क का है, बट आपके क्लास में सारे केसेस करा दूंगा। तो मेरी बात ध्यान सुन जाओ, मेरी बात ध्यान सुन जाओ, मुझे तो आपने पूरा चैप्टर कर लिया, लाइफ वाली बातें कर रहे हो, पूरा चैप्टर आपने कर लिया, डेप्शन लगा के कम करते रहते, कब आपने मार्केट वैल्यू पे दिखाया, कब आपने मार्केट वैल्यू पे दिखाया, पूरा चैप्टर कर लिया, क्लास के सारे क्वेश्चन कर लिए, होमवर्क आधे से ज्यादा निपटा दिया, क्या आप उसे किताबों की वैल्यू पे दिखाते हो कि मार्केट वैल्यू दी नहीं होती तुम्हें समझ नहीं आती उसकी, वो केस में होगा सर इतनी खबर बचाया करो, पहले लेक्चर में बात पूछते हो हमारी हम आंसर ऐसे देते तो बात गलत थी, खत्म होने बाद तुम ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारी बजाई जाएगी, तो देखो तुम्हारी कैसी है, चैप्टर बेचारा अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, दैट चैप्टर इज अ वेंटिलेटर, आप ऐसी बातें करोगे तो क्या चले पूरा चैप्टर होगा, तुम क्या मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे। तो बेटा यहाँ पर में हमारे पास में क्या है, एंटरप्राइज के पास हम एक ऑप्शन देते हैं, ध्यान सुनिए, एंटरप्राइज के पास हम क्या देते हैं, ऑप्शन, जो एंटिटी है उसके पास ऑप्शन दिया, ऑप्शन क्या दिया गया कि तुम या तो कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट कर लो या रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करो, मतलब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, तुम कॉस्ट मॉडल कर लो या रिवैल्यूएशन मॉडल कर लो, तुम जो चाहते हो उसे फॉलो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। देखो अगर तुम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं,
वही है जो तुम करके आ रहे हो, उसको कुछ नहीं करना। मार्केट में जो मर्जी रेट होता है, कम ज्यादा मुझे कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं है मुझे। मार्केट में जो मर्जी होता है वैसे मुझे कोई मतलब नहीं, वो तो कॉस्ट वो तो कॉस्ट है रिवैल्यूएशन मॉडल जिसके हम चर्चा करें, ठीक है। कहते हैं जो भी मॉडल लगाओगे ये तुमने अप्लाई करना है इंटायर क्लास में। इंटायर मतलब सेम नेचर कैसे, मतलब मशीनरी या फर्नीचर है तो तुम मशीनरी पे कॉस्ट मॉडल लगा सकते हो, फर्नीचर पे रिवैल्यूएशन लगा सकते हो। तो अलग एसेट पे इनका सेम नेचर होगा, मशीनरी अलग है, फर्नीचर अलग है, बिल्डिंग अलग है। अब अपने पास अलग अलग लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास 5 मशीनें हैं तो आप ये नहीं कह सकते मैं 3 पे कॉस्ट मॉडल लगाऊंगा, 2 पे रिवैल्यूएशन लगाऊंगा। इंटायर क्लास पे लगा जाता है। इंटायर क्लास का मतलब सेम एसेट इनका सिमिलर यूज, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी बात जरा ध्यान सुनिए, मेरे को जो आपको सिखाना है वो सिखाना है रिवैल्यूएशन मॉडल। तो ये एग्जांपल लेने जा रहा हूं, मेरे साथ साथ सभी बच्चों ने नोट करने हैं। दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी। अगर रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो क्या होगा, मतलब क्या ये ऑप्ट करना कंपलसरी नहीं, मर्जी है तुम कॉस्ट मॉडल भी लगा सकते हो। कॉस्ट मॉडल मुझे कब तक करते हैं, मार्केट में जो मर्जी रेट मुझे कोई मतलब नहीं। रिवैल्यूएशन मॉडल है कि मैं ऑप्ट कर रहा हूं रिवैल्यूएशन मॉडल को, तो मैं कैसे काउंटिंग करूंगा। तो लेट्स से मैंने मशीनरी को ओरिजिनल कॉस्ट पे खरीदा था 10 लाख, ठीक है। लाइफ इसकी 10 साल है, लाइफ इसकी 10 साल है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड है, नॉर्मल बात है, तो इसकी बुक वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स कितनी होगी। बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद ये कितने का किताब में दिख रहा होगा, 3 साल बाद ये कितने का दिख रहा होगा। सर ये हमें दिख रहा होगा 3 साल की डिडक्शन लगी होगी 1 लाख रुपए, और साल की डिडक्शन कितनी लगी होगी, 1 लाख लगी होगी ना। तो आज ये दिख रहा होगा 10 लाख माइनस 1 लाख 3 बार करके 7 लाख दिख रहा होगा, 7 लाख दिख रहा होगा 3 साल। सिंपल बात, कॉमन सेंस बात है। अब मैं कहता हूं कि आज की इसकी जो फेयर वैल्यू है, मतलब मार्केट वैल्यू, वो दे रखी है। अब मैं रीवैल्यू करने जा रहा हूं, मैं रीवैल्यू करने जा रहा हूं, तो इसकी फेयर वैल्यू जो है लेट से या तो 7,60,000 है, या मैं कहता हूं कम है 6,40,000 या 6,70,000, ज्यादा है या कम, दो ऑप्शन हो सकते हैं। देखो अगर 13 कुछ करना ही, अगर 13 कुछ करना ही, मैं कहता हूं यहां वैल्यू मार्केट में ज्यादा होगी, कम होगी, कोई केस बन सकती है। सेम में कुछ करना ही, 13 कुछ करना ही। अब अगर वैल्यू ज्यादा है तो कितने से बढ़ाना है, इंक्रीज करना पड़ेगा, कितने से। 7 लाख का एसेट को अगर 760 पे लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज 60,000 से। अगर आज मेरा एसेट किताब में 7 लाख का दिख रहा है और आज उसकी फेयर वैल्यू जो है वो 7,60,000 है, 60,000 से बेटा इंक्रीज करना पड़ेगा, 60,000 से क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इंक्रीज करना है, अगर मुझे इंक्रीज करना है, ध्यान से सुनो, तो बेटा तो मशीनरी का बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है, मुझे सही बच्चे बताएंगे किताबों में मशीनरी का बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। बेटा ये गिवन है, ये गिवन है, गिवन 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 है, या ये गिवन है। अब ये तो मार्केट वैल्यू है ना, क्वेश्चन देगा आपको मार्केट में आज वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है। अगर उसकी वैल्यू को बढ़ाना है, उसका बैलेंस डेबिट है, तो और बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा ना। तो मैं एंट्री कर लूंगा, मशीनरी का बैलेंस डेबिट है तो उसे और डेबिट करना पड़ेगा, तो मशीनरी को डेबिट करेंगे बढ़ाने के लिए। और हमारा स्टैंडर्ड हमें कहता है कि इसको आप कहां लेके जाएंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जैसे नाम बोलते हैं इसको, रीवैल्यूएशन रिजर्व या रीवैल्यूएशन सरप्लस, एक ही बात है। आपका ये फायदा है, और ये फायदा अपने पीएल में नहीं लेके जाते, ये फायदा अपने पीएल में लेके जाते, इसे अलग से दिखाते हो, अलग से कहां दिखाते हो, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। मशीनरी का बैलेंस डेबिट होता है, बढ़ाने के लिए और डेबिट करना पड़ेगा, और ये फायदा आप कहां लेके जा रहे हो, एक रिजर्व का नाम बना दिया रीवैल्यूएशन रिजर्व। बेटा सिर्फ रीवैल्यूएशन नहीं बोलना, जो बच्चे सिर्फ रीवैल्यूएशन बोल रहे हैं गलत है। सिर्फ रीवैल्यूएशन नहीं है, ये तुम्हारा पार्टनरशिप वाला नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो अलग था, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट था, वो अलग था, पर्पस से बन रहा है, बदलाव जब होता था, ये रीवैल्यूएशन रिजर्व बोला था, ये रीवैल्यूएशन रिजर्व बोला था, ठीक है। तो यहां पर ये कहां दिखता है, ये हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं इसको, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। वो आपकी बैलेंस शीट जब आ जाएगी ना कंपनीज वगैरह की, तो मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे दिखता है, वहां पे दिखता है, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन रिजर्व आपके पास में दिखता है, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है, ठीक है। अच्छा अब अगर वैल्यू कम हो रही है, अगर वैल्यू कम हो रही है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, सर तो डिक्रीज करना पड़ता है। कितने से, अब या तो 7 लाख से 670 पे लेके आना है, 7 लाख से 670 पे लेके आना, तो क्या करना पड़ेगा, 30,000 से कम करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ एसेट को अगर कम करना है, एसेट को अगर कम करना है तो आपके पास में क्या करना पड़ेगा, सर मशीनरी को कम करना पड़ेगा, तो उसे क्रेडिट करेंगे, मशीनरी को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, क्योंकि मशीनरी का बैलेंस डेबिट होता है, उसे कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर कम होता है, अगर कम होता है तो वो कहता है आपने सीधा लॉस पीएनएल अकाउंट में ले जाना। अगर कम होता है तो सीधा लॉस कहां जाएगा, पीएनएल में। बेटा ये मैं आपको सिखा रहा हूं, जब जीवन में पहली बार किसी एसेट को रिवैल्यू किया जाता है, देखो जब जीवन में पहली बार किसी एसेट को रिवैल्यूएशन करा जाएगा, रिवैल्यू किया जाएगा, तो या तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या उसकी वैल्यू कम होगी, या तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी। कहते हैं अगर तो कम होगी तो नुकसान हो रहा है तो पीएनएल में सीधा ले जाओ, नुकसान हो रहा है तो पीएनएल में सीधा ले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान हो रहा है तो सीधा पीएनएल ले जाओ, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस के अंदर में, उस केस के अंदर में आप क्या करेंगे, उसे कहां लेके जाएंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व में, जो अलग से लिखा है। जब पीएनएल में नहीं लेके जाते, जब पीएनएल में नहीं लेके जाते, इसलिए नहीं लेके जाते क्योंकि ये नोशनल गेन अभी रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि नोशनल गेन होता है, रियलाइज नहीं हुआ। ये फायदा उम्मीद का, भाई इंक्रीज हो रहा था तो फायदा ही तो था, तो मैं फायदा अपने पास में पीएनएल में नहीं लेके जाता, क्योंकि फायदे तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब एक्चुअली में फायदा होगा, जब एक्चुअली में फायदा होगा। नुकसान उम्मीद पे रिकॉर्ड कर लेते हो, तो नुकसान रिकॉर्ड कर दिया तो नुकसान पीएनएल में चला जाएगा, फायदा अभी उम्मीद पे है, एक्चुअली में नहीं हुआ। तो वो कहता है हमारा कांसेप्ट की रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालो, ये उम्मीद का, एक्चुअल में एक्चुअल में कब होगा, जब बेचते हो। वैल्यू बढ़ रही है अल्टीमेटली, अभी से कैसे दिखा दूं, ये नोशनल गेन है। ये कौन सा गेन है, ये आपके पास में नोशनल गेन है, अनरियलाइज्ड गेन है, रियलाइज नहीं हुआ। तो इस वजह से कहां जाता है, ये यहां दिखता है, ये यहां दिखता है, ठीक है ना। तो नोशनल का मतलब होता है उम्मीद का, एक्चुअली में जब बेचोगे तब पैसा आएगा, तब आपको फायदा होगा। बेचने का प्रॉफिट लॉस तो कहां लेके जाते हैं, पीएनएल बेचने, यहां उम्मीद का, उम्मीद का फायदा आपके पास कहां जा रहा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। हम कब करते हैं, जब मैं रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करूं। क्या मेरे लिए करना कंपल्सरी है, नो, ये मेरे लिए करना कंपल्सरी नहीं है, ये मेरी मर्जी है अगर मैं रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करता हूं
तो ये आपके पास है। ओके, अब आपके पास बात आती है बेटा, अब आपके पास बात आती है, ध्यान से सुनते जाओ, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? सेकंड टाइम एंड अबाउट। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? दूसरी बार, मतलब पहली बार कुछ किया था, अगली बार अगर कुछ हो रहा है, पहली बार कुछ किया था, अगली बार कुछ हो रहा है, तो मैं कहता हूं दूसरी बार जब करने जा रहे हो, मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपका जैसे इंक्रीज था, कितने का इंक्रीज था? 60,000, वो था 60,000। फर्स्ट टाइम इंक्रीज आपके पास जो था वो कितने का था? 60,000 का था। तो हमारे रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बैलेंस है? रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया था? 60,000, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से सुनते जाना। मान लीजिए आज मेरे एसेट की बुक वैल्यू जो किताब में है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो 5 लाख है, वो 5 लाख लेट्स से गिवन। अब यहां पर में हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है? तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आज एसेट आपके पास की वैल्यू 5 लाख है, मतलब कुछ साल की हमारा एसेट कितने पहुंच गया था? 760 हो गया था। फिर मान लो डेप्शन लगी, वो डेप्शन लगने के बाद कितना दिख रहा है? आज मैंने फिर वैल्यू किया, आज मैंने फिर वैल्यू किया, अभी सेकंड टाइम हो रहा है, सेकंड टाइम वैल्यू हो रहा है। ये मेरे पास पिछली बार का पड़ा है जो मैंने क्रेडिट किया था, अब मैं सेकंड टाइम सिखाने का, अगली बार क्या होगा? और फर्स्ट टाइम क्या किया था? हमने इंक्रीज किया था। तो उस केस के अंदर में मेरे को फेयर वैल्यू जो गिवन है, लेट से अगर फेयर वैल्यू आज मेरी 5,30,000, वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू क्या बढ़ गई? अब मुझे बताओ क्या इंक्रीज है कि डिक्रीज है? या अलग अलग ऑप्शन है, क्या क्या सिनेरियो सोचते हैं? सबसे बड़ी वैल्यू तो इंक्रीज है, कितने का इंक्रीज है? सर अब इंक्रीज है 30 का, इंक्रीज है 30 का। मुझे बताओ अगर इंक्रीज है, पहले भी इंक्रीज हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो पहले किया था वही अब कर दो, जो पहले किया था वही अब कर दो। तो आपके पास फिर से वही करिए, मशीनरी टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, मशीनरी टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 30, मशीनरी टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 30। तो मुझे बताओ सही बच्चे सोचकर, रीवैल्यूएशन रिजर्व का कितना बैलेंस हो जाएगा? बैलेंस इन रीवैल्यूएशन रिजर्व, पहले कितना डाला था? 60, अब कितना डाला? 30, तो 60 प्लस 30 मिला के कितना हो गया बैलेंस उसमें? तो पहले डाला था 60, अब डाला है 30, तो टोटल हो गया उसका 90। पहले 60 में क्रेडिट किया था, 30 से किया था 90 हो गया। पहले भी इंक्रीज था, फिर इंक्रीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो पिछली बार हुआ वही बात, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार ऐसे बढ़ाया था, इस बार भी बढ़ा दिया, तो पिछली बार बढ़ाया, इस बार बढ़ाया, कुछ नहीं चलेगा। अब आता है जब डिक्रीज होता है, अब ध्यान सुनो, कहता है अगर आज पेयर वैल्यू मेरी 480 है तो क्या हो रहा है? ध्यान से सुनो, मुझे बताओ अगर आज पेयर वैल्यू 480 है तो क्या हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज है क्या डिक्रीज है? ऑप्शन अलग है, या ये, अब तो डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज है कितने का? 20 का। अब 5 लाख से वो ऐसे 480 पे आ गया, तो 20 का कम हो रहा है। ऐसे 5 लाख का दिख रहा था, 480 पे है। कुछ बच्चे कहते हैं ये भी समझ नहीं आ रहा। बेटा मैं सच में कह रहा हूं, अगर किसी को ये भी नहीं समझ आ रहा ना कि कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे कम हो रहा है, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं पता चल रहा कि 5 लाख के एसेट को 530 पे लेके जाना है तो ऑब्वियसली बढ़ाना है, 5 लाख के एसेट को 480 पे लेके आना है तो कम करना है। मैं सच्ची बता रहा हूं कि जाके हमें सच में कुछ करना पड़ेगा जीवन में, अभी आएगा। मतलब जिस एग्जांपल या केसेस से मैं समझा रहा हूं बेटा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब इससे और नीचे नहीं मैं जा सकता, समझ, मतलब आपको तो प्लस माइनस भी समझ नहीं आ रहा। अब बेटा हमारे पास में क्या है, नॉर्मल कोर्स में डिक्रीज कहां जाता है? सर नॉर्मल, पर क्या नॉर्मल है? नहीं, ये पहली बार का नहीं है, ये बाद वाला है, ये बाद वाला है। और पहली बार में क्या हुआ था? ये था बड़ा, क्योंकि पहली बार का इंक्रीज पड़ा है तो हमें कॉन्सेप्ट कहता है, अगर पिछली बार इंक्रीज पड़ा था ना, रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा था, तो अगली बार अगर वैल्यू गिरी तो पहले उसी को यूज करो मेरा भाई। पहली बार का इंक्रीज पड़ा था वो कहां है? रीवैल्यूएशन रिजर्व का था। और अगर अगली बार वैल्यू गिर रही है तो पहले कहते हैं इसी को यूज करो। अगर ये आपका इंक्रीज था और फिर गिर रही है वैल्यू तो पहले उसी को यूज करो। बट यू यूज रीवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट, यूज रीवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट। तो एंट्री क्या डालेंगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व टू मशीनरी। सिंपल टू से, अगर पिछली बार जो हुआ था उसका उल्टा हो रहा है अगली बार, पिछली बार हुआ था अगर उसका उल्टा हो रहा है अगली बार, तो जो पिछली बार किया था उसको ही यूज करना है, जो पिछली बार किया था उसी को यूज करना है। क्योंकि पिछली बार आपका क्या था? फर्स्ट टाइम का इंक्रीज पड़ा है। मतलब मैं इस वाले केस में आगे के साल लेके आ रहा हूं कि क्या क्या केस बन सकते हैं। मुझे नहीं बच्चे बताओ रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बैलेंस बचेगा? मुझे नहीं बच्चे बताओ रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बैलेंस बचेगा? तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो बैलेंस बचेगा, पहले 60 था, आज 20 से कम कर दिया तो कितना बचा है? 40 बचेगा ना, क्योंकि पहले 60 पड़ा था, आज 20 कम कर दिया तो 40 रह गया ना। पहले 60 था, 20 कम कर दिया तो 40 रह गया। बेटा अलग अलग केस आगे बच्चे मुझे पक्का पता है, वो ये बोलेंगे 90 हो गया था। अरे भाई ऑप्शन से अलग अलग केसेस है, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 कराऊंगा, या ये है, या ये है, या ये है, तुम उसी में क्यों ले रहे हो? ये फिक्स है, इसके बाद या ये है, इसके बाद या ये है, या इसके बाद ये होगा। अब कैसे चलेगा? इससे ज्यादा और डायग्राम कैसे बना के तुम्हारे लेकर आऊं? तुम इसी में लेकर चलोगे, इसी में कम करो, कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? हाउ हाउ? तीसरा केस क्या है? तीसरा क्या? सर फेयर वैल्यू 4,30,000 है, कितने का आपके पास हुआ? कम, गिरावट कितने की हुई? बच्चे बताओ भाई, गिरावट कितने की है? सही बच्चे बताएंगे गिरावट कितने की हुई है? सही बच्चे बताएंगे गिरावट कितने की हुई है? सर वैल्यू जो कम हो रही है वो डिक्रीज हो रही है 70 का, 70 से कम हो रही है भैया। 5 लाख से एसेट को 430 पे लेके आना तो 70 से कम करना है, 70 से कम करना। अब यहां पर एक सवाल उठा, मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना पड़ा है? 60, तो मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व 60 से ज्यादा यूज नहीं कर सकता।
भाई मैं रिवैल्यूएशन का 60 से ज्यादा क्यों नहीं कर सकता? तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ गई कि मैंने मशीनरी को तो कम करना ही करना है 70 से, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व को मैं डेबिट जो करूंगा मैक्सिमम कितना ही कर सकता हूं 60। बाकी 10 का लॉस कहां से लेके जाऊं? पीएनएल से। सिंपल, यही तो पॉइंट है स्पॉट पे। बाकी 10 पीएनएल से कर दूंगा। तो सिंपल टू से जो पिछली बार का था पहले उसे यूज करो, पहले उसे यूज करो। जो पिछली बार का था पहले उसको सेटअप करो, जो पिछली बार का था पहले उसे सेटअप करो। और अब अगर मैं पूछूं रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बैलेंस बचा है, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व खत्म हो जाएगा, 60 था 60 का 60 खत्म हो गया तो नहीं होगी। इसमें इसके अलावा कोई केस बनेगा नहीं। तुम जितना मर्जी बैठ के खाली में शांति में दिमाग लगा के सोचोगे इसके अलावा कोई और केस बनेगा नहीं, इसके अलावा कोई और केस बचेगा नहीं। या तो देखो तो पहली बार हुआ था, अगली बार वही हो रहा है, वही कर दोगे। अगर आपके पास पहली बार जो अगली बार उसको उल्टा हो रहा है तो अल्टीमेटली उसका रिवर्स करना है, बस बात खत्म हो। जो पहली बार होता है उसका रिवर्स करना। अब इसको अल्टीमेटली क्या करने जा रहा हूं मैं, कंक्लूड करता हूं आपके लिए। मैं इसको कंक्लूड करता हूं। फर्स्ट टाइम अगर रिवैल्यूएशन हो रही है तो अगर वैल्यू बढ़ी थी, इंक्रीज थी, तो किसको यूज करेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अगर कम हो रही है वैल्यू तो किसको करेंगे? पीएनएल को। ठीक है। अगली बार सब्सिक्वेंट मतलब सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम अगर वैल्यू बढ़ रही थी तो किसको यूज किया? रिवैल्यूएशन सरप्लस को। अगली बार भी बढ़ रही है तो फिर से उसी को यूज कर लो। यही सिखाया ना। फर्स्ट टाइम जो है वही अगली बार हो रहा है तो ये केस 1 हो गया। ठीक है ना। आपके पास पहली बार अगर बढ़ा था तो आपने किसको यूज किया? रिवैल्यूएशन सरप्लस को। अगली बार अगर कम हो रहा है तो किसको यूज करेंगे? यही तो बोला, पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को कर लो देन पीएनएल, अगर वो खत्म हो जाए, अगर वो खत्म हो जाए। ठीक है। ऐसे ही अब गिरावट वाले देख लेते हैं। अगर पहली बार कम हुआ था तो किसमें? पीएनएल में। अगली बार फिर कम हुआ तो फिर पीएनएल में। ये पीएनएल वाला केस आ गया। पहली बार कम हुई वैल्यू पीएनएल में, लॉस है। अगली बार फिर कम हुआ फिर पीएनएल में। हाँ, अगर पहली बार गिरा था तो पीएनएल में लेके गए थे, और अगली बार अगर बढ़ गया, अगली बार अगर बढ़ गया तो पहले पीएनएल को यूज करो ना। जितना पिछली बार लॉस डाला था पहले उसे हटाओ, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस मिलेगा, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस मिलेगा। तो सिंपल सी बात है। जो पहली बार हुआ था, एक तो आपको याद करना, पहली बार में क्या होता है? इंक्रीज है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, डिक्रीज है तो पीएनएल। अगर अगली बार वही हो रहा है तो पहली बार में हुआ था फिर तो वही होगा। और अगर अगली बार फर्स्ट टाइम का उल्टा हो रहा है, सेकंड टाइम में फर्स्ट टाइम का उल्टा हो रहा है, तो जो पहली बार किया था पहले उसको उल्टा करो, जो पहली बार किया था उसका उल्टा। सिंपल सी बात। अच्छा, एक यहाँ छोटा सा क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी है, फिर मैं अपनी तरफ से ऑफिशियली खत्म कर पाऊंगा। 2 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, हार्डली विल टेक 2 मिनट्स। ठीक है, फिर मैं आज की क्लास खत्म कर दूंगा, आपके साथ होमवर्क देंगे। ठीक है, फटाफट से मेरी बात सुनो। कहता है मशीन है कॉस्ट है 12 लाख रुपए की, उसे डेप्रिशिएट करते हैं स्ट्रेट लाइन रेज्यूमिंग 10 साल की, और जीरो रेज्यू वैल्यू कितने साल तक है? 3 साल तक की। ठीक है। कहता है तीसरे साल के अंत में जाके मशीन को रिवैल्यू कर दिया, अपवर्ड बाय 60, 60 से वैल्यू बढ़ा दी। बेटा वैल्यू बढ़ाने के बाद में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन में फर्क आ जाएगा ना। कहता है लाइफ भी आपके पास में चेंज कर दी कितनी? 9 साल तक। बताओ कितनी डेप्रिसिएशन होगी? ये केस आपके साथ ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, ये केसेस मैं ऑलरेडी आपके साथ करा चुका हूं, मुझे बता दीजिए। इसको तो आप सॉल्व मेरे पास मदद कर देंगे, मुझे मदद कर देंगे इसका? यस सर, यस सर। हमारे पास बेटा, मेरे पास में डेप्रिसिएशन पर एनम और फर्स्ट 3 इयर्स कितनी होगी? डेप्रिसिएशन पर एनम फॉर फर्स्ट 3 इयर्स कितनी होगी सर? 12 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय 10। पहले तो 120 है, पहले तो 120 चल रही है पर एनम। ठीक है ना। तो मेरे एसेट की बुक वैल्यू कितनी होगी 3 साल बाद? मेरे एसेट की बुक वैल्यू कितनी होगी 3 साल बाद? सर 12 लाख माइनस 120 3 साल, 840, 840 होगी। ओके, अब वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो रिवाइज वैल्यू क्या होगी? 60 से बढ़ा दी, 60 से बढ़ा दी तो 60 से बढ़ा के कितने पहुंच गया? 9 लाख में। और लाइफ में कितनी बची है रिमेनिंग? 9 साल। लाइफ में कितनी बची है? 9 साल। तब से रिडक्शन क्या हो जाएगी? फ्रॉम 4 में। अगर लाइफ ना बोलता तो बेटा मैं 7 इयर्स लेता हूं, पहले बताओ। अगर लाइफ ना बोलता कि चेंज हो रही तो मैं 7 साल लेता, मैं पहले बताऊं। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 9, 1 लाख। आपको पता हमने इससे एंट्री डाली होगी जो मैं आपको सिखा रहा था, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस 60 से। तभी तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही होगी, तब तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही होगी। मशीनरी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होगा ना 60 से, तभी तो वो 60 से इंक्रीज होके पहुंचा ना 9 लाख पे, पहुंचा ना 9 लाख पे, एंट्री डली होगी तभी तो वैल्यू बढ़ी। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त। हमारे पास में एक बार के लिए बातें थी वो सारी एक बार हो जाती है। आप बच्चों ने आज क्या करना है एक बार ध्यान से सुनते जाओ। बेटा जो भी आपके होमवर्क में बचे हुए क्वेश्चंस हैं विच इंक्लूड, ध्यान से सुनते जाना। तो क्वेश्चन कौन कौन से बचे हैं एक बार? 16 तक तो मैं अपनी तरफ से सारे दे चुका हूं, 17 बचा है, 18, 20, 21। जिनका तो पिछला कंप्लीटेड है उनको कोई मतलब ज्यादा समय लगेगा नहीं आज के क्वेश्चन में, हार्डली 15-20 मिनट। फिर आपको एमसीक्यूज और जो ट्रू फॉल्स है। इसके लिए बेटा मैं फिर से बोलूंगा, सॉल्यूशन फाइल देख लेना इन गूगल ड्राइव में, एंड ऑल्सो डीपीपी ये सॉल्यूशन वीडियो तो टीम की तरफ से डली हुई है। इन सबके आंसर गिवन है, पर इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो? आंसर गिवन इन बुक, ऑल्सो डीपीपी वीडियो वुड बी देयर। डीपीपी वीडियो आपके पास है, वो शायद आज लेके कल टीम से कहता हूं कि आज डाल दीजिएगा तो बेटर रहेगा आपके लिए, तो आप उसे देख सकते हैं। मैं कल आके आपके साथ क्या करूंगा, और मैं कल आपके साथ कोशिश करके एक बार होमवर्क के क्वेश्चन, मुझे पता है कहीं ना कहीं बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है, तो मैं एक बार के लिए होमवर्क के क्वेश्चन के अंदर जो मेरे को पता है कि जहां जहां आपको दिक्कत परेशानियां क्वेश्चन आई होगी मैं उनको टेकअप करूंगा। कल का पूरा सेशन रखूंगा आपके साथ, कल का पूरा सेशन रखूंगा आपके साथ। मैं परसों ही अपने पास में आपके साथ नया चैप्टर शुरू करूंगा। मेरे को पता है कि यहाँ पे होमवर्क के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई होगी,
प्लीज मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूं, आपने पुरानी बुक आपके पास जो घर पे आई है ना, उसके क्वेश्चंस को देखो ना, उसके आंसर को देखो, प्लीज उसको मत देखो, आपको कंफ्यूजन रहेगी। प्लीज नए बच्चे जो सारे बच्चे प्लीज न्यू बुक को रेफर करेंगे। अभी आपके पास उसकी बुक हार्ड कॉपी नहीं है तो उसका प्रिंट आउट निकाल के ही करें, उसका प्रिंट आउट अपने निकालिए, उसी से रेफर करिए, पुरानी बुक को रेफर मत करिए, ठीक है, पुरानी बुक को रेफर मत करिए। मैं कल आपके पास आके जो होमवर्क क्वेश्चन है उसके डाउट आपके साथ देखा करूंगा, परसों से ही नया सेशन शुरू करूंगा। बेटा अपने एक से एक बार कंप्लीट कराना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। मुलाकात आपको से कल होमवर्क के सारे क्वेश्चन जो भी मेरे को पता है ज्यादा दिक्कत है, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। लव यू एवरीवन, बाय बाय, बहुत ही मजा आया आज की क्लास में, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, अपना पर विश्वास रखिए, हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना। हाँ, दिखते हैं मुश्किलें थोड़ी बहुत आती है टॉपिक्स में, चैप्टर्स में, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में, तो आप लोग जब से खुद दोबारा देखते हैं 2 बार 3 बार तो ऑब्वियसली आपके लोग नई चीजें समझ आती है, ठीक है। कोई नई चीज आती है फर्स्ट टाइम बनी नहीं, ठीक है। चलिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।